बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अजीज तलबा व तालिबात, आज हम केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स को डिस्कस करेंगे। आज का हमारा पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन है। चैप्टर नंबर 1 में हमने बुनियादी असूल पढ़े थे केमिस्ट्री के, जिनमें हमने एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर्स, मोल के कॉन्सेप्ट, एवोगैड्रोस नंबर, ये सारा हमने डिस्कस कर लिया। आज से जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उसमें हम एटम की स्ट्रक्चर यानी एटम की साख्त के मुतालिक डिस्कस करेंगे। एटम की साख्त को डिस्कस करने से पहले हम एटम की ब्रीफ मुख्तसर सी हिस्ट्री को आज डिस्कस करेंगे। ये हमारा पहला लेक्चर है चैप्टर नंबर 2 का। तो इंट्रोडक्शन है। एटम जो है, इसको ग्रीक फिलोसफर्स जो थे, यूनानी फिलोसफर्स, उनका ये ख्याल था कि अगर हम मादा को डिवाइड करते जाएं तो हम एक ऐसे बुनियादी यूनिट पर पहुंच जाएंगे, बेसिक यूनिट पर, कि जिसको हम मजीद तकसीम नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक पेपर है, आप उस पेपर को फाड़ना शुरू कर दें, आप उसके छोटे 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 एक ऐसा जर्रा आपके पास पहुंच जाएंगे आप, जिस जर्रे को आप मजीद तकसीम नहीं कर सकते। बिल्कुल इसी तरह का कॉन्सेप्ट यूनान के फिलोसफर्स का था, जिनमें डेमोक्रेटिस है। डेमोक्रेटिस ये कहते था, ये ग्रीक फिलोसफर है, इसने कहा कि मादा छोटे छोटे जर्रात से मिलकर बना है। वो छोटा जर्रा जो मजीद तकसीम नहीं हो सकता, उसको उन्होंने एटम कहा। एटम बेसिकली जो वर्ड है, ये लैटिन वर्ड एटमोस से निकला है, जिसका मतलब इनडिविजिबल यानी नाकाबिले तकसीम जर्रे को एटम कहते हैं। लेकिन ग्रीक फिलोसफर्स की ये बात एक्सपेरिमेंटल एविडेंस के साथ नहीं थी, इस वजह से इनकी बात को इतनी ज्यादा पजीर आई, फेमस नहीं हुई और इस बात को रद्द कर दिया। लेकिन 1808 एक इंग्लिश स्कूल टीचर था, जॉन डाल्टन, उसने अपनी एटॉमिक थ्योरी पेश की। 19वीं सेंचुरी की ये बात है। इसने एटॉमिक थ्योरी में ये कहा कि मैटर जो है कंपोज्ड होती है टीनी पार्टिकल से, इसी तरह कंपाउंड्स जो होता है वो एलिमेंट से मिलकर बनते हैं, और अगर हम एलिमेंट्स को कंबाइन करें तो कंपाउंड बनता है, और कंपाउंड को डिकम्पोज करें तो एलिमेंट्स बनते हैं। और इसके अलावा उसने ये कहा था कि जो एक एलिमेंट के एटम्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं, एक जैसे होते हैं। लेकिन ये 19वीं सेंचुरी तक, एंड ऑफ 19वीं सेंचुरी तक ये सोचा जाता रहा कि एटम तकसीम नहीं हो सकता, एटम ही मादे का सबसे छोटा जर्रा है। ये टिल एंड ऑफ 19वीं सेंचुरी ये कॉन्सेप्ट था। लेकिन इन द बिगिनिंग ऑफ 20वीं सेंचुरी, 20वीं सदी के आगाज में, इस बात को गलत साबित कर दिया गया जब 1886 गोल्डस्टेन ने डिस्कवर कर दिया पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन को, और 1897 में जे थॉमसन ने नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया। और इसके अलावा जे थॉमसन ने प्लम पुडिंग मॉडल को पेश किया। प्लम पुडिंग मॉडल को आप अगर आम जुबान में समझें, जिस तरह आपके पास खीर है या आपके पास कोई केक है और उसमें छोटे छोटे बादाम या किशमिश जो है, बिल्कुल इसी तरह उसने कहा था कि होल पार्ट जो है केक जो है वो आपके पास एटम है, और इसमें ये जो किशमिश है या बादाम है ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये प्लम पुडिंग मॉडल था, जे थॉमसन ने इसको पेश किया। ये ब्रीफ हिस्ट्री थी एटम की, कि एटम पहले ये सोचा जाता था कि मैटर जो है वो कंपोज्ड है इंडिविजिबल पार्टिकल से, और वो इंडिविजिबल पार्टिकल एटम कहलाता था। एटम को लैटिन वर्ड एटमोस से डिराइव किया गया, और टिल एंड ऑफ 19वीं सेंचुरी ये इंडिविजिबल ही कंसीडर किया जाता रहा। लेकिन इन द बिगिनिंग ऑफ 20वीं सेंचुरी जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को डिस्कवर किया गया तो ये बात रद्द हो गई कि एटम तकसीम नहीं हो सकता, और अब तक 100 सब एटॉमिक पार्टिकल्स को एटम में डिस्कवर किया जा चुका है, जिनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हाइड्रोन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो और बहुत सी पार्टिकल्स हैं। लेकिन इन सब पार्टिकल्स में तीन पार्टिकल्स को बुनियादी जरात कहते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है।
आज के लिए बच्चे इतना ही। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी शराहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम हम पढ़ रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैथोड रे एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा एटम की हिस्ट्री को रिवाइज कर लेते हैं। एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर समझा जाता था। 19वीं सदी के आखिर तक ये ही बात समझी जाती थी कि एटम से छोटा ज़र्रा मैटर में मौजूद नहीं है, और इसमें जॉन डाल्टन की भी एटॉमिक थ्योरी है, ग्रीक फिलोसफर्स हैं। तो ये सारी की सारी थ्योरीज, सारे के सारे कॉन्सेप्ट 20वीं सदी के स्टार्ट में रद्द हो गए जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन डिस्कवर हुए। अब हम बारी बारी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी पढ़ेंगे। आज की जो हमारी डिस्कवरी है वो डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज है और इलेक्ट्रॉन्स है। कैथोड रेज क्या है और इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी कैसे हुई, उसके लिए 1897 में सर विलियम क्रॉक्स ने क्या किया, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया। अभी हम इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं, फिर हम प्रॉपर्टीज की तरफ मूव करेंगे। एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि विलियम क्रॉक ने डिस्चार्ज ट्यूब ली जो शीशे की बनी हुई थी, और इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स लिए। बच्चे आप अपनी नॉर्मल लाइफ में इलेक्ट्रोड्स को देख सकते हैं। घर में जो नॉर्मल हमारे बैटरीज होती हैं उनके ऊपर मेटालिक 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं। अगर आप गौर से देखें तो एक के ऊपर प्लस लिखा होता है और एक के ऊपर माइनस लिखा होता है। प्लस वाले को एनोड कहते हैं और माइनस वाले को कैथोड कहते हैं। एनोड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एनाइन को अट्रैक्ट करता है, और एनाइन आपको पता है नेगेटिव चार्ज है, इसलिए अट्रैक्ट करने वाले पर पॉजिटिव चार्ज होगा। जबकि कैथोड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कैटाइन को अट्रैक्ट करता है, और कैटाइन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो अट्रैक्ट करने वाले पर क्या होगा, यानी कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होगा। अब उसकी अरेंजमेंट ये थी कि उसने एक शीशे की बनी हुई डिस्चार्ज ट्यूब ली। डिस्चार्ज ट्यूब में 2 मेटालिक इलेक्ट्रोड लिए और एक एनोड और एक कैथोड। इन इलेक्ट्रोड्स को हाई वोल्टेज बैटरी के साथ कनेक्ट किया, और यहां पर प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए वैक्यूम पंप इस्तेमाल किया। ये उसकी एक्सपेरिमेंट की अरेंजमेंट थी सर विलियम क्रॉक्स की। अब जब उसने लो प्रेशर 10⁻⁴ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसने ट्यूब में मेंटेन किया, और 5000 से 10,000 वोल्ट का वोल्टेज इसने अप्लाई किए, तो इसने देखा कि इसने देखा कि एक रेज जो है कैथोड की सतह से निकल रही हैं परपेंडिकुलर, और वो एनोड की तरफ मूव कर रही हैं, और क्या करती हैं, डिस्चार्ज ट्यूब के साथ की दीवारों के साथ टकराने पर चमक पैदा कर रही हैं। इस बात को मैं रिवाइज कर देता हूं कि उसने क्या किया, हाई वोल्टेज इन इलेक्ट्रोड्स को लो प्रेशर पर अप्लाई किए, यानी 5000 टू 10,000 वोल्ट अप्लाई किए 10⁻⁴ एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। तो उसने देखा कि कैथोड की सतह से परपेंडिकुलर रेज जनरेट होती हैं, और वो क्या करती हैं, वो एनोड की तरफ मूव कर रही हैं, और डिस्चार्ज ट्यूब की दीवारों के साथ टकराने पर ये फ्लोरेसेंस यानी चमक पैदा करती हैं। इन रेस को कैथोड रेस का नाम दे दिया गया। वाई? बिकॉज दे आर ओरिजिनेट जनरेटेड फ्रॉम द कैथोड सरफेस। ये कैथोड की सरफेस से पैदा होती हैं, इस वजह से इनको कैथोड रेस का नाम दे दिया गया। अब बच्चे, इन रेस की प्रॉपर्टीज क्या थी और किस बुनियाद पर इन रेस को इलेक्ट्रॉन कहा गया, तो ये प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि किस
वजह से इनको इलेक्ट्रॉन्स कहा गया। सबसे पहले ये प्रॉपर्टी थी कि ये कैथोड की सरफेस से जनरेट हुई और कैथोड की सरफेस से परपेंडिकुलर इस तरह ये क्या कर रही हैं, ट्रेवल कर रही हैं। ये इनकी ट्रेवल डायरेक्शन थी, इस तरफ ये कैथोड रेज जो है ये ट्रेवल कर रही हैं। ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द कैथोड सरफेस, ये इसका पहला पॉइंट है। ये उसकी ऑब्जर्वेशंस थी, ये उसने एक्सपेरिमेंट के बाद ऑब्जर्व किया कि उसने देखा, मुशाहिदा किया कि आखिर हो क्या रहा है। तो उसने देखा कैथोड की सरफेस से कुछ रेज जा रही हैं परपेंडिकुलर और जाकर डिस्चार्ज ट्यूब से टकराती हैं और टकराने के बाद क्या करती हैं, चमक पैदा करती हैं। कास्ट अ शैडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट। अब यहां हम देखें कि रे जो है, शुआ की ये प्रॉपर्टी है कि उसके सामने कोई शफाफ जिस्म रख दिया जाए। अब हमारे पास जो बॉडीज होती हैं वो दो तरह की होती हैं, एक ट्रांसपेरेंट होती है और एक ओपेक होती है। ट्रांसपेरेंट शफाफ होती है जिसका साया नहीं बनता, और जो ओपेक होती है ये गैर शफाफ जिस्म होते हैं जिनका साया बन जाता है। और अगर इन रेस के सामने इन एक गैर शफाफ जिस्म रख दिया जाए तो ये उस जिस्म का साया बना देती हैं। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ रे। और इसी तरह अगर इसके साथ सामने कोई स्मॉल पैडल रख दिया जाए और इन रेस को पास किया जाए तो ये इस पैडल को मूव कर देती हैं। ये प्रॉपर्टीज हैं किसकी, पार्टिकल्स की। तो यहां से ये साबित होता है कि ये रेस भी हैं और पार्टिकल्स भी हैं। नेक्स्ट जी, देयर डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट शोज दैट दे आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। देखिए ये रेस क्या कर रही हैं, कैथोड से ओरिजिनेट हो रही हैं और एनोड की तरफ मूव कर रही हैं। अगर इनको इलेक्ट्रिक फील्ड से पास कर दिया जाए, यहां देखें हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारे पास पॉजिटिव प्लेट है और ये हमारे पास नेगेटिव प्लेट है, और यहां से हम इन रेस को पास करते हैं तो ये रेस क्या करती हैं, पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट करती हैं और नेगेटिव प्लेट से रिपेल हो रही होती हैं। यानी कि सेम चार्जेस, आपको पता है एक जैसे चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यहां देखें कि ये जब ये रेज पास होती हैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड से तो फिर क्या करती हैं, ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रही होती हैं। इट मींस दैट दे हैव नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट, रेज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ऑन विच दे फॉल। जिन जिस्म पर, किसी भी बॉडी पर इन रेस को जब बम्बार किया जाता था, स्ट्राइक होती थी, तो ये उस बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देती थी। और जे थॉमसन ने क्या किया, चार्ज टू मैस रेशो इसकी फाइंड आउट की। इसके भी जो इंपॉर्टेंस है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। और लाइट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन दे हिट द वॉल्स ऑफ द ट्यूब। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब इन रेस को क्या किया जाता है, ये रेस जनरेट हुई, कैथोड की सरफेस से परपेंडिकुलर ट्रेवल किया, डिस्चार्ज ट्यूब की वॉल से टकराई, जिसके नतीजे में इसने चमक पैदा की। और उसके बाद दीज रेज आर मैटर इंडिपेंडेंट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उसने क्या किया, डिस्चार्ज ट्यूब में एक गैस ली, फिर ये एक्सपेरिमेंट किया, फिर एक और मैटर को चेंज किया, इनके इलेक्ट्रोड्स को चेंज किया, तो उसने देखा कि हर मर्तबा जो भी मैटर लिया तो रेस की नेचर चेंज नहीं हुई। इट मींस दैट कैथोड रेस आर मैटर इंडिपेंडेंट, यानी कि मादा पर ये इन्हिसार नहीं करती। और उन्होंने ये कहा कि तमाम के तमाम जो मादा है उसमें सेम टाइप ऑफ रेस पैदा हो रही हैं, उन पर नेगेटिव चार्ज है। इस वजह से उन्होंने इन नेगेटिवली चार्ज जो है रेस को इलेक्ट्रॉन्स का नाम दे दिया। और क्योंकि सारे के सारे मैटर में इसी तरह की रेस पैदा हो रही हैं तो उन्होंने कहा कि तमाम के तमाम मैटर्स जो है उसमें इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। यह था आज का हमारा टॉपिक, इसको हम रिवाइज कर लेते हैं। कैथोड रेस की हमने डिस्कवरी पढ़ी। कैथोड रेस के लिए सर विलियम क्लॉक्स ने 1897 में डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया। ये उसके एक्सपेरिमेंट की जो हमारे पास ऑपरेटर्स था, उसने डिस्चार्ज ट्यूब ली, ग्लास की बनी हुई थी, दो इलेक्ट्रोड्स लिए हैं, नोड और कैथोड, उनको हाई वोल्टेज के साथ कनेक्ट कर दिया। लो प्रेशर पर उसने हाई वोल्टेज जब गुजारे तो उसके नतीजे में कैथोड की सरफेस से एक रेस पैदा हुई जो एनोड की तरफ परपेंडिकुलर ट्रेवल कर रही हैं और डिस्चार्ज ट्यूब के साथ टकराने पर चमक पैदा कर रही हैं। यानी जब ये रेज यहां टकराएंगी तो उसके नतीजे में क्या करेंगी,
यहां से लाइट प्रोड्यूस होगी। और इन रेस की प्रॉपर्टीज फिर हमने डिस्कस की कि ये परपेंडिकुलर ट्रेवल करती हैं सरफेस की, कैथोड की सरफेस से। कोई भी गैर शिफाफ जिस्म रखें उसका साया बना देती हैं, स्मॉल पैडल रखें तो उसको ये ट्रेवल करना शुरू हो जाता है इन रेस की वजह से। और इनकी डिफ्लेक्शन पॉजिटिव, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजारे तो इनकी डिफ्लेक्शन पॉजिटिव प्लेट की तरफ होती है, जिसका मतलब ये है कि इन पर नेगेटिव चार्ज होता है। और जे थॉमसन ने इनकी चार्ज टू मास रेशियो फाइंड आउट की। ई मीन चार्ज, एम मीन मास, चार्ज टू मास रेशियो उसने फाइंड आउट की। और इसके अलावा जिस जिस्म पर ये पड़ती हैं उसका टेम्परेचर बढ़ा देती हैं, और ये जब डिस्चार्ज ट्यूब की दीवारों से टकराती हैं तो चमक पैदा करती हैं। इसके अलावा ये मैटर इंडिपेंडेंट हैं, यानी मैटर पर ये डिपेंड नहीं करती। इन रेस को इलेक्ट्रॉन का नाम दे दिया गया। और आपको पता है कि तमाम के तमाम मैटर जो होता है वो स्मॉल पार्टिकल एटम पर मुश्तमिल होता है, यानी कि हर एटम में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। आज के लिए बच्चे इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन हम डिस्कस करेंगे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अजीज़ तलबा तालबात, चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन है। प्रोटॉन की डिस्कवरी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेस और इलेक्ट्रॉन को डिस्कस किया था, और उसमें हमने ये पढ़ा था कि सर विलियम क्रॉक्स ने 1897 में डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें उसने हाई वोल्टेज लो प्रेशर पर एक रेस पैदा हुई जो कैथोड से ट्रेवल करती हैं और डिस्चार्ज ट्यूब की वॉल से टकराकर चमक पैदा करती हैं। गोल्डस्टेन ने सेम डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट विद सम मॉडिफिकेशन उसने किया है। उसने क्या किया है कि इसमें परफोरेटेड कैथोड लिया है और बाकी अरेंजमेंट सेम है। परफोरेटेड कैथोड यानी सुराखदार कैथोड लिया, लो प्रेशर हाई वोल्टेज अप्लाई किए, तो उसने देखा कि कैथोड रेस के साथ साथ एक और रेस पैदा हो रही हैं जो कैथोड रेस के मुखालिफ सिमत में ट्रैवल करती हैं और कैथोड के सुराखों से गुजरकर डिस्चार्ज ट्यूब की दीवारों से टकराकर चमक पैदा करती हैं। ये रेस चूंकि कैथोड के सुराखों से गुजरकर डिस्चार्ज ट्यूब की दीवारों से टकराकर चमक पैदा करती हैं, इस वजह से इनको कैनाल रेस कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि पॉजिटिव रेस को कैनाल रेस क्यों कहा जाता है, तो इसका जवाब ये है चूंकि ये रेस कैथोड के सुराखों से गुजरती हैं और डिस्चार्ज ट्यूब से टकराकर यह जिंक सल्फाइड की स्क्रीन होती है उससे टकराकर ये क्या करती हैं, चमक पैदा करती हैं, तो इस वजह से इनको कैनाल रेस कहा जाता है। ये तो रेस थी। इनके बाद इनकी प्रॉपर्टीज हैं कि ये रेस क्या करती हैं, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं, बट अपोजिट टू द कैथोड रेस, ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन अपोजिट टू द कैथोड रेस। उसके बाद इन रेस को जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से पास आउट किया गया तो ये पता चला कि ये पॉजिटिव चार्ज रखने वाली रेस हैं। तो देखें यहां हमारे पास ये नेगेटिव और पॉजिटिव यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये कैनाल रेस पास आउट हो रही है तो नेगेटिव प्लेट की तरफ ये अट्रैक्ट हो रही है। इट मींस दैट दे आर पॉजिटिवली चार्ज रेस। इसी तरह इनकी नेचर डिपेंड करती है गैस पर जो डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद होती है। लेकिन थोड़ा सा आप याद करें कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि कैथोड रेस ओरिजिनेट फ्रॉम द कैथोड सरफेस। ये जो रेस हैं ये एनोड से ओरिजिनेट नहीं हो रही, बल्कि ये डिपेंड कर रही हैं किस पर, डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद गैस पर, जबकि कैथोड रेस डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद गैस पर डिपेंड नहीं करती थी। तो ये फिर
कैसे जनरेट होती हैं, तो इस ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ कैनाल रेज आर फॉर्म्ड, कैनाल रेज किस तरह बनती हैं। तो इसका ये है कि आपको पता है कि इस डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद एक गैस होती है, हाई वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, हाई वोल्टेज से मुराद फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है। आपको पता है कि जो हमारे पास गैस होती है इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल होती है, जब इस पर हाई वोल्टेज जो है हम अप्लाई करते हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इस पर बम्बार करते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन उस मॉलिक्यूल से स्ट्राइक करते हैं और उस मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं, किक आउट कर देते हैं, जिसके नतीजे में पॉजिटिव यानी हमारे पास एक कैटाइन बन जाता है। ये एम फॉर मॉलिक्यूल, ई फॉर हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इस मॉलिक्यूल से स्ट्राइक करता है, जिसकी वजह से हमारे पास एक पॉजिटिव रेस पैदा होती हैं और इलेक्ट्रॉन जो है यानी कैथोड रेस वो भी उसमें डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद होती हैं। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम आयोनाइजेशन कहते हैं, यानी कि कैनाल रेस आयोनाइजेशन के प्रोसेस से बनती हैं। उसके बाद इसका मैस जो होता है कैनाल रेस का, ये मैस इक्वल टू प्रोटॉन होता है, और ये जो हमारे पास कैनाल रेस होती हैं ये 1840 गुना इलेक्ट्रॉन से भारी होती हैं, यानी 1840 टाइम्स इज हैवियर देन इलेक्ट्रॉन। अब ये हुआ कि उसने क्या किया, डिस्चार्ज ट्यूब में गैसेस को चेंज किया, तो उसने देखा कि नेचर ऑफ कैनाल रेस भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, और इसने सबसे सिंपलेस्ट गैस यहां पर हाइड्रोजन ली। तो उसने कहा कि हाइड्रोजन से पैदा होने वाली जो रेज हैं वो उनको प्रोटॉन कहते हैं, और बाकी गैसेस की जो उससे पैदा होने वाली जो रेज हैं वो हाइड्रोजन से पैदा होने वाली रेज के मल्टीपल है, यानी 2 टाइम्स, 4 टाइम्स, 8 टाइम्स, 9 टाइम्स, इस तरह उसका मल्टीपल है। तो ये था कि सिंपलेस्ट गैस हाइड्रोजन से पैदा होने वाली जो रेस थी उनको प्रोटॉन का नाम दिया गया। तो ये था हमारे पास डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। इसको हम रिवाइज कर लेते हैं कि प्रोटॉन को गोल्डस्टेन ने 1886 में डिस्चार्ज ट्यूब के एक्सपेरिमेंट के साथ डिस्कवर किया, और बस इसने क्या किया था कि डिस्चार्ज ट्यूब में मॉडिफिकेशन की, परफोरेटेड कैथोड लिया, सुराखदार कैथोड लिया और उसको हाई वोल्टेज लो प्रेशर पर अप्लाई किए, जिसके नतीजे में एक कैथोड रेस के मौजूदगी में एक और रेस जो है वो पैदा होती हैं जो कैथोड रेस से अपोजिट ट्रेवल करती हैं। और इसके बाद हमने इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया कि ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं, बट अपोजिट टू कैथोड रेस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में इनकी डिफ्लेक्शन शो करती हैं कि दे आर पॉजिटिवली चार्ज। ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ गैस पर, ये आयोनाइजेशन के प्रोसेस से जनरेट होती हैं, और इसके अलावा इनका मैस जो होता है इक्वल टू मैस ऑफ प्रोटॉन होता है, और ये इलेक्ट्रॉन से 1840 गुना भारी होती हैं। तो सिंपल गैस हाइड्रोजन से पैदा होने वाली कैनाल रेज जो हैं वो हमारे पास प्रोटॉन्स कहलाती हैं। और ये था आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन पढ़ेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तलबा तालिबात, चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन है। इससे पहले हम एटम की हिस्ट्री, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन को हम डिस्कस कर चुके हैं। थोड़ा थोड़ा हम उनको रिवाइज कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह हम अपने इस टॉपिक को पढ़ेंगे। तो डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेस यानी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हमने यूँ डिस्कस किया था कि सर विलियम क्रॉक्स ने 1897 में एक डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया। डिस्चार्ज ट्यूब में हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोड्स की मदद से अप्लाई किए गए लो प्रेशर पर, जिसके नतीजे में कैथोड की सरफेस से एक रेस पैदा हुई जो कैथोड की सरफेस से परपेंडिकुलर ट्रैवल करती हैं और डिस्चार्ज ट्यूब की दीवारों से टकराकर चमक पैदा करती हैं। इनकी प्रॉपर्टीज से बाद में पता चला कि ये रेज जो हैं हमारे पास, ये रेज में असल में इलेक्ट्रॉन्स हैं और डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद गैस पर ये डिपेंड नहीं करती। मटेरियल चेंज करने के बाद भी ये इन रेज की नोयत तब्दील नहीं हुई। इन रेज को
इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया गया। उसके बाद हमने डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन पढ़ा। 1886 में गोल्डस्टेन ने सेम डिस्चार्ज ट्यूब विद सम मॉडिफिकेशन, कुछ रद्दोबदल के साथ एक डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया। उसने परफोरेटेड कैथोड लिया और उसी तरह हाई वोल्टेज लो प्रेशर अप्लाई किया। तो उसने कहा कि कैथोड रेस की मौजूदगी में एक और रेस भी पैदा होती हैं जो कैथोड रेस के अपोजिट ट्रेवल करती हैं और कैथोड के सुराखों से गुजरकर डिस्चार्ज ट्यूब की दीवारों के साथ टकराकर चमक पैदा करती हैं। इन रेस को कैनाल रेस कहा गया। और क्यों कहा गया? क्योंकि ये परफोरेटेड सुराखदार कैथोड से गुजरती हैं, इस वजह से इनको कैनाल रेस कहा गया। और ये रेस एनोड से पैदा नहीं हो रही, बल्कि ये रेस डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद गैस की आयोनाइजेशन की वजह से पैदा होती हैं। इनकी प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में इनको पास आउट करने से पता चला कि ये पॉजिटिवली चार्ज है। और ये रेस यानी कैनाल रेस डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद गैस पर डिपेंड करती हैं। सबसे सिंपलेस्ट गैस हाइड्रोजन से पैदा होने वाली रेस को हमने प्रोटॉन का नाम दिया और बाकी गैसेस से पैदा होने वाली रेस हाइड्रोजन से पैदा होने वाली कैनाल रेस का मल्टीपल थी। तो ये थे हमारे प्रीवियस टॉपिक। आज हम डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन पढ़ते हैं। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन को पढ़ने से पहले हम रदरफोर्ड की बात करेंगे कि रदरफोर्ड ने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया था, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। 1920 में उसने एक पेशगोई की कि एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के अलावा एक और जरा भी मौजूद होना चाहिए जिसका मास प्रोटॉन के मास के बराबर है और उस पर कोई चार्ज नहीं होगा। यानी एक न्यूट्रल जर्रे की प्रेडिक्शन 1920 में रदरफोर्ड ने की थी, जो बाद में 1932 यानी 1932 में चैडविक ने इस बात को, इस पेशगोई को सही साबित करते हुए न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया। तो रदरफोर्ड की प्रेडिक्शन क्या थी? इन 1920 ही प्रेडिक्टेड दैट there must be a neutral particle having mass equal to the mass of proton in an atom। एक एटम में प्रोटॉन के मास के बराबर एक न्यूट्रल जरा होना चाहिए। ये 1920 की बात है और 1932 में चैडविक ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर करके रदरफोर्ड की पेशगोई को सही साबित किया था। तो चैडविक ने किस तरह न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया, उसके लिए एक्सपेरिमेंट है। हमारे पास ये लेड का ब्लॉक है। प्लोनियम को एज अ सोर्स लिया अल्फा पार्टिकल्स की जनरेशन के लिए। लेड को इसलिए इस्तेमाल किया है कि उन अल्फा पार्टिकल्स को हम लाइन अप कर सकें, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करवा सकें। और उसके आगे हमने बेरिलियम को एज अ टारगेट लिया और जब अल्फा पार्टिकल्स प्लोनियम से जनरेट किए गए अल्फा पार्टिकल्स को हमने बेरिलियम के टारगेट पर बम्बार्ड किया तो उसके नतीजे में एक न्यूट्रल जर्रात जो है वो पैदा हुए। ये चार्ज डिटेक्टर है, इसमें कोई किसी किस्म की डिफ्लेक्शन नहीं हुई, यानी कि पैदा होने वाली जो रेडिएशंस हैं वो असल में न्यूट्रल हैं और जिनको बाद में न्यूट्रॉन का नाम दिया गया। दोबारा इसको देख लें कि आपके पास लेड ब्लॉक, प्लोनियम एज अ सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। अब अल्फा पार्टिकल्स असल में हमारे पास क्या है? अल्फा पार्टिकल्स हमारे पास हीलियम के न्यूक्लियाई हैं। अब यहां देखें, हमारे पास बेरिलियम 4 एटॉमिक नंबर है, 9 इसका एटॉमिक मास है। हीलियम यानी कि हमारे पास ये अल्फा पार्टिकल्स हैं, 2 एटॉमिक नंबर है, 4 इसका एटॉमिक मास है यानी मास नंबर है। जब बेरिलियम के टारगेट पर अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की तो इसके नतीजे में हमारे पास क्या हुआ? हमारे पास न्यूट्रॉन डिस्कवर हुए, एक ऐसी रेज रेडिएशंस जो हाईली पेनिट्रेटिंग है यानी बहुत ज़्यादा सरायत करने की काबिलियत रखती हैं और जिन पर कोई चार्ज नहीं है। इन रेडिएशंस को न्यूट्रॉन का नाम दिया गया। तो ये न्यूट्रॉन डिस्कवर हो गया। इसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ आपके शॉर्ट लिखी हुई हैं, इसके अलावा इसकी और भी प्रॉपर्टीज़ हैं, नेक्स्ट क्लासेस में आप इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ हमारे पास ये है कि न्यूट्रॉन्स पर कोई चार्ज नहीं होता, जैसा कि आपने यहाँ देखा है कि न्यूट्रॉन्स जो हैं जैसे ही बेरिलियम टारगेट पर अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड किया गया तो उसके नतीजे में न्यूट्रॉन डिस्कवर हुए और चार्ज डिटेक्टर ने किसी किस्म की डिफ्लेक्शन शो नहीं की। इट मीन्स दैट दीज रेस आर न्यूट्रल।
तो उसके अलावा दे आर हाईली पेनिट्रेटिंग, इनकी पेनिट्रेशन पावर जो है ये ज्यादा है, सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर न्यूट्रॉन्स की है, उससे कम हमारे पास प्रोटॉन्स की है और उससे कम हमारे पास इलेक्ट्रॉन की है। इसके अलावा मैस ऑफ दीज पार्टिकल वाज नियरली इक्वल टू द मैस ऑफ प्रोटॉन, तो एक एटम का टोटल मैस जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर होता है। जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 1 में एटॉमिक नंबर और मैस नंबर की टर्म में पढ़ा था, तो मैस नंबर में हमने कहा था द सम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड मैस नंबर। तो यहां देखिए कि मैस ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू मैस ऑफ न्यूट्रॉन, तो मैस ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन के मैस के नियरली इक्वल होता है। तो ये तो हमारा आज का टॉपिक, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हमने डिस्कस की। तो इससे पहले हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जो थी ये रदरफोर्ड की एक प्रेडिक्शन पर की गई। रदरफोर्ड ने 1920 में ये कहा था कि एटम में एक न्यूट्रल जर्रा मौजूद होना चाहिए जिसका मैस ऑफ प्रोटॉन के बराबर होगा। और चैडविक ने 1932 में न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया। उसने क्या किया कि प्लोनियम को एज अ सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल लिया, लेड की आगे फॉइल रखी उन अल्फा पार्टिकल्स को स्ट्रेट अप करने के लिए, और बेरिलियम को एज अ टारगेट रखा। बेरिलियम पर अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवाई, जिसके नतीजे में एक न्यूट्रल रेडिएशंस पैदा हुई जिनको चार्ज डिटेक्टर ने विदाउट डिफ्लेक्शन क्या किया, शो किया। तो उन रेडिएशंस को हमने न्यूट्रॉन का नाम दिया। तो ये इसकी केमिकल इक्वेशन है। इसके बाद हमने इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया कि न्यूट्रॉन्स पर कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं, ये हाईली पेनिट्रेटिंग होते हैं, ये सरायत कर जाते हैं। देखिए जैसे कुछ किसी चीज़ को हम बुलेट है तो हम किसी की तरफ हम पॉइंट आउट करते हैं तो बुलेट एक खास डेप्थ तक किसी भी जिस्म में धंस जाती है, तो वो धंसना जो है, सरायत कर जाना, ये पेनिट्रेशन कहलाता है। तो इसकी पेनिट्रेशन न्यूट्रॉन्स की बाकी दो पार्टिकल्स की निस्बत क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है, और मैस जो है इसका नियरली इक्वल टू द मैस ऑफ प्रोटॉन होता है। आज के लिए बच्चे इतना ही, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को पढ़ने से पहले हम प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने स्टडी ऑफ कैथोड रेस पढ़ा, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेस, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन को डिस्कस किया हमने। डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेस यानी इलेक्ट्रॉन्स में हमने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट पढ़ा। इसी तरह डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में भी हमने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट पढ़ा, लेकिन दोनों के डिस्चार्ज ट्यूब में ये फ़र्क था कि प्रोटॉन की डिस्कवरी में इस्तेमाल होने वाली डिस्चार्ज ट्यूब में कैथोड को परफोरेटेड लिया गया था। इसके बाद 1920 में रदरफोर्ड ने एक प्रेडिक्शन की थी कि देयर मस्ट बी अनदर पार्टिकल, न्यूट्रल पार्टिकल इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम विच हैव मैस इक्वल टू द मैस ऑफ प्रोटॉन। तो ये प्रेडिक्शन थी 1920 में रदरफोर्ड ने। इस एक्सपेरिमेंट के बाद, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट के बाद उसको ये महसूस हुआ कि एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन के मैस के बराबर एक न्यूट्रल जर्रा भी होना चाहिए, जिसको 1932 में चैडविक ने न्यूट्रॉन के नाम से दरियाफ्त किया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। इस मॉडल को पढ़ने का हमारा मकसद क्या है? अगर हमें मकसद समझ आ जाए तो हम इंशाल्लाह इस पूरे मॉडल को, इस पूरे टॉपिक को आसानी से समझ सकते हैं। तो बच्चे, इसका रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का बेसिक
हमारे पास जो इसका गोल है, एम है, मकसद है, वो मकसद ये है कि रदरफोर्ड जानना चाहता था कि एक एटम में नेगेटिव चार्ज पार्टिकल और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इकट्ठे किस तरह एग्जिस्ट करते हैं, हाउ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एंड पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कुड को एग्जिस्ट इन एन एटम। ये बेटा उसका सवाल था। इस सवाल के जवाब को ढूंढने के लिए उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। सबसे पहले हम एक्सपेरिमेंट देखते हैं। तो एक्सपेरिमेंट में उसने गोल्ड की फॉयल ली, यानी सोने का एक वर्क लिया, इतना बारीक कि जिसकी थिकनेस, मोटाई 0.00004 सेंटीमीटर है। याद रखने के लिए आप इसको कर लें कि 4 हमारे पास डिजिट भी, नंबर जो हमारे पास है वो 4 है और सिफर भी कितनी है, 4 ही है। ये इस गोल्ड फॉयल की थिकनेस थी और उस गोल्ड फॉयल पर उसने अल्फा पार्टिकल्स की बम्बारमेंट करवा दी और सामने उसने क्या किया, एक स्क्रीन रख दी। इस स्क्रीन पर जिंक सल्फाइड की कोटिंग की गई थी, क्योंकि जिंक सल्फाइड की कोटिंग से वो इन अल्फा पार्टिकल्स के इफेक्ट को देख सकता था। ये सिंपल एक्सपेरिमेंट था कि एक गोल्ड फॉयल ली जिसकी थिकनेस 0.00004 सेंटीमीटर थी, एक सोने का वर्क लिया और उस पर अल्फा पार्टिकल्स की बम्बारमेंट करवाई, जिन अल्फा पार्टिकल्स का सोर्स रेडियम या पोलोनियम था। तो इन पार्टिकल से अल्फा पार्टिकल्स जनरेट हुए। ये असल में हीलियम के हमारे पास क्या है, न्यूक्लियाई है, यानी कि हीलियम +2 जो है हमारे पास, ये अल्फा पार्टिकल्स हैं। हीलियम के न्यूक्लियाई को अल्फा पार्टिकल्स कहते हैं, जिनको रेडियम या पोलोनियम से उसने क्या किया था, जनरेट किया। गोल्ड फॉयल पर उसने बम्बार्ड किया और जिंक सल्फाइड से कोटेड स्क्रीन पर उनका इफेक्ट का मुताला किया, जिसकी बुनियाद पर उसने कुछ ऑब्जर्वेशंस की। तो उसके ऑब्जर्वेशन में सबसे पहली ऑब्जर्वेशन ये थी कि अगर आप इस पूरी डायग्राम को गौर से देखें तो आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा जो हमारे पास पार्टिकल्स हैं, अल्फा पार्टिकल्स, वो बगैर मुड़े क्या कर रहे हैं, सीधा एटम से गुजर रहे हैं। देखिए बिल्कुल स्ट्रेट जा रहे हैं। तो ये उसकी पहली ऑब्जर्वेशन थी कि ऑलमोस्ट ऑल द पार्टिकल्स पास्ड थ्रू द फॉयल अनडिफ्लेक्टेड, यानी बगैर मुड़े बहुत ज्यादा अल्फा पार्टिकल्स, ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा, यानी कि 99% जो हमारे पास पार्टिकल्स हैं आप कह लें, या 95% है, तो वो पार्टिकल्स बगैर डिफ्लेक्ट हुए उस फॉयल से गुजर गए। सेकेंड ऑब्जर्वेशन उसने ये की कि कुछ पार्टिकल्स जो थे वो बड़े बड़े जावियों पर मुड़ गए। ये देखिए यहां, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, तो ये क्या करता है, जैसे फॉयल से गुजरने लगा तो ये क्या कर गए, ये अपने ओरिजिनल पाथ से क्या कर गए, एक बड़े एंगल के साथ डिफ्लेक्ट हो गए। और तीसरी और आखिरी ऑब्जर्वेशन उसकी ये थी कि ये 20,000 में से चंद पार्टिकल जो थे वो बड़े बड़े जावियों पर मुड़ गए और बहुत कम पार्टिकल्स जो हैं वो टकराने के बाद बाउंस बैक कर गए। यहां तवज्जो करें तो ये देखिए हमारे पास ये पार्टिकल जाके टकराया और जिस डायरेक्शन में गया था उसी के ऑपोजिट ये क्या कर गया, वापस आ गया। तो ये 3 ऑब्जर्वेशंस थी इस एक्सपेरिमेंट के बाद। ये ऑब्जर्वेशन की, इस एक्सपेरिमेंट से उसने ऑब्जर्व किया। तो इन ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर फिर रिजल्ट्स कंपाइल किए गए कि रिजल्ट्स आखिर क्या हैं। देखिए बच्चे, आपके पास क्या है कि बहुत ज्यादा, पहली ऑब्जर्वेशन थी कि बहुत ज्यादा अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट किए बगैर गुजर गए। तो इससे हम ये नतीजा अखज कर सकते हैं कि एटम जो है उसका ज्यादातर वॉल्यूम जो है वो खाली है, क्योंकि कोई चीज है ही नहीं जिससे ये पार्टिकल्स टकरा रहे हैं। ये पार्टिकल्स जिस सिमत में गए उसी सिमत में ये गुजर कर जाके इन्होंने जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पर क्या किया, ये स्ट्राइक किए और वहां पर चमक पैदा की, जिसकी वजह से उसको पता चला कि ज्यादातर पार्टिकल्स फॉयल से बगैर मुड़े गुजर गए। इसका मतलब कि एटम का मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ एटम इज एम्प्टी। तो मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एन एटम इज एम्प्टी। क्यों? क्योंकि ज्यादा पार्टिकल्स का सीधे बगैर मुड़े गुजर जाना इस बात की तस्दीक करता है कि एटम का ज्यादातर वॉल्यूम क्या है, खाली है। अब देखें कुछ पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, डिफ्लेक्ट कर रहे हैं। अब देखिए आपके पास अल्फा पार्टिकल्स जो है ये पॉजिटिव चार्ज रखने वाले हैं, हीलियम के न्यूक्लियाई हैं। और आपको पता है कि चार्जेस 2 तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। और ये चार्जेस का रूल है कि सेम चार्जेस रिपेल एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट। अब जैसे यहां देखें कि ये अल्फा पार्टिकल जैसे ही न्यूक्लियस के करीब से गुजरा, सेंटर के करीब से गुजरा, तो ये बड़े जाविये पर मुड़ गया। इसका मतलब ये है कि एटम के जो सेंटर है
वो कोई पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है जिसको बाद में न्यूक्लियस का नाम दे दिया गया। तो द डिफ्लेक्शन ऑफ फ्यू पार्टिकल्स शोज दैट देयर इज अ सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कॉल्ड न्यूक्लियस। यानी कि इन पार्टिकल्स की ये जो बड़े बड़े जावियों पर मुड़ रहे हैं, इनकी डिफ्लेक्शन ये जाहिर करती है कि न्यूक्लियस यानी सेंटर जो है वो भी पॉजिटिवली चार्ज है, क्योंकि ये भी पॉजिटिवली है वो भी। तो ये रिपल्शन की प्रॉपर्टीज हैं कि ये रिपेल हो रहे हैं जैसे सेंटर से गुजरते हैं। तो सेंटर से गुजरते वक्त ये क्या करते हैं, बड़े बड़े जावियों पर मुड़ जाते हैं। इट मींस दैट सेंटर हैव पॉजिटिव चार्ज, जिसको क्या कहा गया, न्यूक्लियस कहा गया। अच्छा जी, अब तीसरी बात कि कुछ पार्टिकल्स का टकराने के बाद बिल्कुल बाउंस बैक कर जाना। इसका मतलब यह है, जैसे देखें हम वो कंचे खेलते थे तो उसमें एक बड़ी जो कंचा होता है उसको हम किसी छोटे से स्ट्राइक करते हैं तो छोटा कंचा स्मॉल होता है ना, तो वो टकराने के बाद बिल्कुल बाउंस बैक कर जाता है। इस बात से हम ये समझ सकते हैं कि जैसे अल्फा पार्टिकल्स बिल्कुल एटम के सेंटर से टकराया तो सेंटर से टकराने के बाद बाउंस बैक हो गया। इस बात से हम ये तस्दीक कर सकते हैं कि एटम का जो सेंटर है वो बहुत हार्ड है, डेंस है, जिसकी वजह से वो अल्फा पार्टिकल्स टकराए और बाउंस बैक कर गए। तो कंप्लीट रिबाउंस शोज दैट न्यूक्लियस इज वेरी डेंस एंड हार्ड। तो एटम का सारा जो मैस होता है वो उसके न्यूक्लियस में होता है। न्यूक्लियस बहुत ज्यादा सख्त होता है, बहुत ज्यादा कसीफ होता है। तो ये इसकी तीसरी ऑब्जर्वेशन है। आगे जी, अब आपको पता है कि बहुत कम पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए हैं और बहुत कम रिबाउंस बैक हुए हैं। इसका मतलब यह है कि न्यूक्लियस जो है वो बड़ा स्मॉलेस्ट हिस्सा है एटम का बाकी हिस्सा एम्प्टी है, न्यूक्लियस उसमें बिल्कुल स्मॉलेस्ट है। ये इस बात से हमें पता चला, क्योंकि बहुत कम पार्टिकल्स, अगर न्यूक्लियस बड़ा होता तो बहुत ज्यादा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट भी करते, रिबाउंस भी करते, लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ, बल्कि बहुत कम पार्टिकल्स रिबाउंस कर रहे हैं। इसका मतलब कि न्यूक्लियस जो है वो वेरी स्मॉलेस्ट है। उसके बाद जो है इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन नहीं है बल्कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। इससे नेक्स्ट उसने ये कहा कि क्योंकि एटम जो है एज अ होल एक न्यूट्रल हमारे पास पार्टिकल है, तो एटम न्यूट्रल तब होगा जब इसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद क्या होती है, बराबर होती है। और लास्ट में उसने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन के अलावा बाकी तमाम फंडामेंटल पार्टिकल्स जो हैं वो न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करते हैं। ये थी इसकी ऑब्जर्वेशंस के बाद उसने जो रिजल्ट्स अपने एक्सपेरिमेंट से कंक्लूड किए। तो ये हमारे पास था रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट। हम इसको रिवाइज कर लेते हैं कि रदरफोर्ड ये जानना चाह रहा था कि एक एटम में इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल और प्रोटॉन यानी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स इकट्ठे किस तरह एग्जिस्ट करते हैं। इसके लिए उसने एक गोल्ड फॉइल ली जिसकी थिकनेस 0.04 सेंटीमीटर थी। उस गोल्ड फॉइल पर अल्फा पार्टिकल्स जो कि हीलियम के न्यूक्लियाई हैं उनको प्लोनियम या रेडियम के सोर्स से जनरेट किया और उनको क्या किया, इस पर स्ट्राइक किया। जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पर उसने क्या किया, इसको देखा इसके इफेक्ट को। तो उसने यहां से ऑब्जर्वेशन की कि ज्यादा पार्टिकल्स एटम से गुजर जाते हैं, कुछ पार्टिकल्स बड़े बड़े जावियों पर मुड़ जाते हैं और कुछ क्या करते हैं, 20,000 में से चंद क्या करते हैं, वापस रिबाउंस बैक कर जाते हैं। तो इन ऑब्जर्वेशन से फिर उसने रिजल्ट्स निकाले। रिजल्ट में उसने ये कहा कि ज्यादा पार्टिकल्स का गुजर जाना मतलब एटम का ज्यादा वॉल्यूम खाली है, और कुछ का बड़े बड़े जावियों पर मुड़ जाना इसका मतलब कि क्योंकि हीलियम के न्यूक्लियाई अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज है, इस वजह से एटम का सेंटर भी कोई पॉजिटिवली चार्ज है जिसको न्यूक्लियस कहते हैं। और इसके अलावा इसके आगे उसने ये ऑब्जर्वेशन से रिजल्ट निकाला कि कुछ पार्टिकल्स का टकराकर वापस आ जाना इसका मतलब यह कि इसका सेंटर यानी न्यूक्लियस बड़ा हार्ड है, डेंस है। और इसके बाद उसने ये कहा कि टोटल वॉल्यूम के लिहाज से न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है वो बहुत स्मॉल है। एटम जो है जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इससे नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते हैं। इससे नेक्स्ट उसने कहा कि एटम एज अ होल जो है एक न्यूट्रल पार्टिकल है। इट मींस के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन के क्या है, बराबर, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एटम में बराबर होता है। और इसके बाद उसने ये कहा कि एटम में इलेक्ट्रॉन के अलावा बाकी तमाम फंडामेंटल पार्टिकल्स जो हैं वो न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करते हैं। तो डिफेक्ट्स इन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो अब हम डिफेक्ट्स डिस्कस करेंगे। अभी हमने एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया, रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद हमने डिस्कस किया उसकी ऑब्जर्वेशन, फिर हमने उससे रिजल्ट्स डिस्कस किए। अब
रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में कुछ डिफेक्ट्स हैं, उसके नकाइस हैं जो हम डिस्कस करेंगे। तो पहली बात कि रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल जो है वो क्लासिकल थ्योरी की बुनियाद पर पेश किया गया था। अब क्लासिकल थ्योरी ये कहती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी सेंटर के गिर्द अगर रिवॉल्व करेगी तो उसको कंटिन्यूस एनर्जी खारिज करनी चाहिए। और अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, क्योंकि रदरफोर्ड ने यह कहा कि एटम में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंगली हमें ये कि इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं और वो कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन को कंटिन्यूस एनर्जी खारिज करनी चाहिए। और अगर इलेक्ट्रॉन ऐसा करता है कि कंटिन्यूसली एनर्जी खारिज कर रहा है, तो वो क्या करेगा, अपने हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट की तरफ मूव करता जाएगा और एक वक्त ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, न्यूक्लियस में गिर जाएगा। यहां देखिए कि ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये इसमें ऑर्बिट है। अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट करें यहां है और वो रिवॉल्व कर रहा है, तो एक वक्त आएगा कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम हो जाएगी, तो उससे निचले ऑर्बिट में आ जाएगा और एक फिर एनर्जी मजीद कम हो जाएगी। क्योंकि क्लासिकल थ्योरी ये कह रही है कि रिवॉल्विंग ऑब्जेक्ट्स, किसी भी सेंटर के गिर्द कोई भी चीज घूम रही है, रिवॉल्व कर रही है, तो उसको मुसलसल एनर्जी खारिज करनी चाहिए। और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द चूंकि रिवॉल्व कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन अगर कंटिन्यूसली एनर्जी खारिज करता है तो एक वक्त आएगा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाएगा, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अगेंस्ट है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस ये कहता है कि मैटर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज इनटू वन शेप टू अनदर। यानी कि मादा ना तो हम पैदा कर सकते हैं और ना ही हम फना कर सकते हैं। दूसरे लफ्जों में कि रदरफोर्ड जो है वो एटम की स्टेबिलिटी यानी एटम के क्याम पजीर होने की कोई भी दलील यानी कि उसको ये साबित नहीं कर सका कि एटम एक स्टेबल यूनिट है, जबकि इसके नजरिए के मुताबिक, इसके एक्सपेरिमेंट के मुताबिक एटम को क्या करना हो जाना चाहिए, एटम एक अनस्टेबल है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो कंटिन्यूसली एनर्जी खारिज करेगा और कंटिन्यूसली एनर्जी खारिज करने में एक वक्त आएगा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाएगा और एटम विल डिस्ट्रॉय। तो ये अगेंस्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस के। ये इसका पहला डिफेक्ट था। अब दूसरा डिफेक्ट ये है कि अगर फर्ज कर लेते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो मुसलसल एनर्जी खारिज कर रहा है, तो एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम अगर आम लफ्जों में हम कहें तो वो होता है रंगों की पट्टी को कहते हैं। अब अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एनर्जी खारिज कर रहा है तो उसको कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम देना चाहिए। यानी कि इस तरह की एक रंगों की पट्टी होती है और वो बिल्कुल कंटिन्यूस, यानी कि उसमें कोई खला नहीं होना चाहिए, ये कंटिन्यूस होना चाहिए, ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम देना चाहिए। जबकि मालूम ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं देता, जो हमारे पास एटम है वो बल्कि कौन सा स्पेक्ट्रम देता है, वो लाइन स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व किया गया। यानी कि इस लाइन स्पेक्ट्रम से मुराद एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एनर्जी इमिट या एब्जॉर्ब नहीं करते। ये इसका दूसरा डिफेक्ट था कि इसने ये कहा कि एनर्जी इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली इमिट करेगा, खारिज करेगा, तो इसको इस स्टेटमेंट के मुताबिक इसको कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम देना चाहिए। जबकि इलेक्ट्रॉन के लिए जो हमने ऑब्जर्व किया वो लाइन स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व किया। तो इन इफ इलेक्ट्रॉन इमिट्स एनर्जी कंटिन्यूसली दे शुड फॉर्म अ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बट इन फैक्ट लाइन स्पेक्ट्रम वाज ऑब्जर्व्ड। तो बच्चे ये दो डिफेक्ट्स थे किसके, रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में। तो इसको हम रिवाइज कर लेते हैं। आज के हमारे टॉपिक में हमने रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट पढ़ा, गोल्ड फॉइल ली, उसकी थिकनेस भी बताई, फिर उस पर अल्फा पार्टिकल्स की बम्बारमेंट की, फिर उससे कुछ ऑब्जर्वेशंस थी, ऑब्जर्वेशंस के बाद उससे रिजल्ट्स थे, फिर इसके क्या थे, डिफेक्ट्स थे। हमने ये सारा का सारा पूरा हमने मॉडल विद डिफेक्ट्स हमने डिस्कस कर लिया है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपको खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तलबा तालबात, चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम 9th क्लास केमिस्ट्री हम डिस्कस कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है बोहर्स एटॉमिक मॉडल। प्रीवियस लेक्चर में हमने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ा, हमने उसका एक्सपेरिमेंट पढ़ा, एक्सपेरिमेंट के बाद हमने उसकी ऑब्जर्वेशंस पढ़ी थी, ऑब्जर्वेशन से जो उसने रिजल्ट कंडक्ट किए थे वो, और एंड में हमने उसके डिफेक्ट्स पढ़े थे। रदरफोर्ड के मॉडल के डिफेक्ट्स हम रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के डिफेक्ट्स को बुनियाद बनाकर नील बोहर ने अपना मॉडल पेश किया है। तो डिफेक्ट्स में सबसे पहला डिफेक्ट ये था कि रदरफोर्ड स्टेबिलिटी ऑफ एटम को बयान करने में नाकाम रहा। उसका ये कहना था कि उसका जो मॉडल था वो क्लासिकल थ्योरी की बुनियाद पर पेश किया गया, और क्लासिकल थ्योरी ये कहती है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी मरकज के गिर्द घूमेगा तो उसको कंटिन्यूस एनर्जी खारिज करनी चाहिए। जैसे कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करता है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन को कंटिन्यूसली एनर्जी इमिट करनी चाहिए, और अगर इलेक्ट्रॉन ऐसा करता है तो एक वक्त आएगा कि इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली न्यूक्लियस में गिर जाएगा और एटम जो होगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, फना हो जाएगा, विच इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। तो ये पहला इसका पोस्टुलेट था, वो डिफेक्ट था। और दूसरा डिफेक्ट ये था कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो कंटिन्यूस एनर्जी खारिज करता है तो इलेक्ट्रॉन को कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम देना चाहिए, लेकिन हकीकत में इलेक्ट्रॉन जो है ये वो क्या करता है, लाइन स्पेक्ट्रम शो करता है। तो इन दो डिफेक्ट्स की बुनियाद पर नील बोहर ने क्या किया, 1913 में 1913 में उसने अपना मॉडल पेश किया नील बोहर एटॉमिक मॉडल के नाम से। तो अब इस मॉडल का सबसे पहले तो यह है कि इलेक्ट्रॉन डिफेक्ट को जहन में रखें कि वो कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूस एनर्जी क्या करता है, खारिज करता है। तो वो क्लासिकल थ्योरी की बेस पे था, तो नील बोहर का मॉडल क्वांटम थ्योरी की बेस पर है। और क्वांटम थ्योरी ये कहती है कि जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में, फिक्स्ड एनर्जी वाले ऑर्बिट में, क्वांटाइज्ड एनर्जी वाले ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो ना वो एनर्जी को इमिट करेगा और ना ही वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन डू नॉट इमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी कंटिन्यूसली। तो ये इसने क्या किया, उसके डिफेक्ट को क्या कर दिया, रद्द कर दिया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कंटिन्यूसली एनर्जी क्या करता है, ना इमिट करता है ना एब्जॉर्ब करता है, और इसका मॉडल क्वांटम थ्योरी की बुनियाद पर था। और उसने ये कहा कि द एनर्जी ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। क्या मतलब कि रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है उसकी एनर्जी फिक्स है, यानी एक फिक्स्ड वैल्यू है। जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में या लोअर में मूव करेगा तो वो एनर्जी को या तो इमिट करेगा या फिर एब्जॉर्ब करेगा, और उस फिक्स्ड एनर्जी वाले ऑर्बिट को एनर्जी लेवल का नाम दिया नील बोहर ने। उसको किसका नाम दिया, एनर्जी लेवल का। अब इस डायग्राम को आप समझें, इस डायग्राम में देखें कि हमारे पास ये न्यूक्लियस है और ये इसके गिर्द क्या है, मदार है। एन जो है यहां पर क्वांटम नंबर है, यानी कि ये एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करता है कि एनर्जी लेवल N1 है तो फर्स्ट एनर्जी लेवल जिसको K से रिप्रेजेंट करते हैं, फिर N2 तो L से, फिर N3 तो M से। अब यहां देखें, इसमें इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट में मूव कर रहा है, तो यहां देखें ये एनर्जी रिलीज कर रहा है, और यहां देखें वो सेकंड से थर्ड में मूव कर रहा है, यानी लोअर से हायर में जा रहा है, तो वो एनर्जी को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। यानी कि नील बोहर ने इस बात को साबित कर दिया और रदरफोर्ड के जो डिफेक्ट था उसको रद्द कर दिया, उसकी उस बात को रद्द कर दिया कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूस एनर्जी एब्जॉर्ब या इमिट नहीं करता, बल्कि ये एक ऑर्बिट में जब तक ये रिवॉल्व करेगा ना ये एनर्जी को इमिट करेगा और ना ही ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन जब ये लोअर से हायर में या हायर से लोअर ऑर्बिट में मूव करेगा तब वो एनर्जी को इमिट या एब्जॉर्ब करेगा। अब आ जाते हैं कि इसके पोस्टुलेट्स क्या थे, क्या मफरूजात थे। तो सबसे पहले उसने ये कहा कि हाइड्रोजन एटम, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो स्मॉलेस्ट एटम है, उसने कहा कि इसमें टीनी न्यूक्लियस है, छोटा सा न्यूक्लियस है, और इसके गिर्द क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। ये देखिए, हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ अ टीनी न्यूक्लियस
and electrons are revolving in one of the circular orbit of radius r। क्योंकि सर्कल के लिए आपको पता है रेडियस होता है, तो उसने कहा कि हाइड्रोजन एटम के लिए छोटा सा न्यूक्लियस है और उसमें एक ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। और दूसरा जी, ईच ऑर्बिट है वो फिक्स्ड क्वांटाइज्ड एनर्जी। तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो ऑर्बिट्स होते हैं उनको हमने एनर्जी लेवल्स कहा। एनर्जी लेवल्स का मतलब है कि जो न्यूक्लियस के गिर्द ऑर्बिट है उनकी फिक्स्ड एनर्जी है, वो एनर्जी चेंज नहीं होती। थर्ड क्या है कि इन अ पार्टिकुलर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन डज नॉट इमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी, द एनर्जी इज इमिटेड और एब्जॉर्ब ओनली व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लोअर टू हायर और हायर टू लोअर ऑर्बिट। तो ये बात भी हमने इस डायग्राम से समझ ली कि यहां देखिए हायर ऑर्बिट है और यहां लोअर है, तो हायर से जब लोअर में आ रहा है तो रिलीज कर रहा है, एनर्जी को खारिज कर रहा है, और जब वो लोअर से हायर में जा रहा है तो वो एनर्जी को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। इट मींस दैट इलेक्ट्रॉन अगर एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो ना वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ना ही वो इमिट करेगा, लेकिन जब वो लोअर ऑर्बिट से हायर में या हायर ऑर्बिट से लोअर में मूव करेगा तब वो एनर्जी क्या करेगा, इमिट या एब्जॉर्ब करेगा। नेक्स्ट, जो एनर्जी का फिर डिफरेंस आता है ना, यानी कि अगर वो हायर से लोअर में जा रहा है तो एनर्जी को इमिट करेगा, और अगर वो लोअर से हायर में जा रहा है तो फिर वो एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो जो एनर्जी का डिफरेंस आता है, अगर मैं इसकी एनर्जी को E2 कह लूं तो ये E1, तो E2 माइनस E1 यानी कि हम कम वैल्यू से ज्यादा वैल्यू को माइनस करते हैं, तो यहां चेंज इन एनर्जी जो होती है वो E2 माइनस E1 ये बराबर होती है h न्यू के। यहां ये v नहीं है बल्कि न्यू है, और ये फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करता है, और h यहां पर प्लैंक्स कांस्टेंट है, क्योंकि ये जो मॉडल है ये क्वांटम थ्योरी की बुनियाद पे प्रेजेंट किया गया है, और क्वांटम थ्योरी मैक्स प्लैंक ने क्या की थी, प्रेजेंट की थी, तो इसलिए h यहां पर प्लैंक्स कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू जो है वो फिक्स्ड है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ये h की वैल्यू, और जो न्यू है ये फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है। आगे, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ऑफ एन ऑर्बिट ऑफ फिक्स्ड एनर्जी एंगुलर मोमेंटम। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहे हैं, आपको पता है इलेक्ट्रॉन एक मैस रखते हैं, तो मैस इन मोशन इज कॉल्ड मोमेंटम। जब भी कोई मैस रखने वाली चीज हरकत कर रही होगी तो उसका मोमेंटम होता है। अब वो हरकत, जो मोमेंटम दो तरह का होता है, एक लीनियर होता है और एक एंगुलर होता है। लीनियर होता है कि स्ट्रेट लाइन में वो कोई बॉडी मूव कर रही है, और अगर वो बॉडी रिवॉल्व कर रही है तो आप देखें कि लीनियर मोमेंटम के साथ अब उसका रिवॉल्व करने के साथ उसका रेडियस भी आ गया, तो एंगुलर मोमेंटम होता है mv/r के बराबर, और जबकि लीनियर होता है सिर्फ m और v, यानी मास और वेलोसिटी का मल्टीपल लीनियर मोमेंटम, मास, वेलोसिटी और रेडियस का मल्टीपल जो होता है वो एंगुलर मोमेंटम होता है। और नील बोहर ने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है ये सिर्फ उन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेंगे जिनका एंगुलर मोमेंटम फिक्स होगा, यानी NH/2π। यहां देखिए h जो है ये भी कांस्टेंट है, 2π भी कांस्टेंट है, यहां सिर्फ क्या होगा, n वेरी करेगा। n जो है ये क्वांटम नंबर है। फर्स्ट हमारे पास एनर्जी लेवल के लिए n की वैल्यू 1 जिसको हम k से रिप्रेजेंट करते हैं, फिर 2, फिर 3, तो L, M, N, इस तरह ये एनर्जी लेवल क्या होते हैं, चेंज हो रहे हैं। तो ये हमारे पास n है, और ये जो mvr यानी एंगुलर मोमेंटम है हर ऑर्बिट के लिए फिक्स्ड वैल्यू। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑर्बिट के लिए हाइड्रोजन के लिए इसकी वैल्यू है -1312 यानी -1312। तो ये इसकी फिक्स्ड वैल्यू है कि जब भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो उसका एंगुलर मोमेंटम फर्स्ट ऑर्बिट के लिए हाइड्रोजन में ये फिक्स्ड है। तो ये क्या है हमारे पास, ये नील बोहर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेंगे जिनका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है, मतलब फिक्स है। तो ये था हमारे पास नील बोहर का एटॉमिक मॉडल। हम इसको रिवाइज कर लेते हैं कि हमने नील बोहर का एटॉमिक मॉडल की बेस क्या थी कि क्वांटम थ्योरी की बुनियाद पर, और इसने रदरफोर्ड के जो डिफेक्ट्स थे उनको जहन में रख के ये मॉडल प्रेजेंट किया, और इसने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में जब तक मूव कर रहे हैं ना वो एनर्जी इमिट करेंगे ना वो एब्जॉर्ब करेंगे, और जब वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में मूव करेंगे या फिर एनर्जी इमिट करेंगे या एब्जॉर्ब करेंगे। अगर वो इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर में आ रहे हैं, हायर से लोअर में आ रहे हैं तो एनर्जी रिलीज करेंगे यानी इमिट करेंगे, और अगर लोअर से हायर में जा रहे हैं तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। फिर उसके हम कुछ पास्टुलेट
हमने डिस्कस किए कि हाइड्रोजन सिंपलेस्ट हमारे पास एटम है, इसका छोटा न्यूक्लियस है और इसमें एक सर्कुलर ऑर्बिट है जिसका रेडियस r है और उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। हर ऑर्बिट की फिक्स्ड एनर्जी होती है, यानी क्वांटाइज्ड एनर्जी होती है, जिसको हमने एनर्जी लेवल का नाम दिया। उसके बाद जो होता है हमारे पास जब इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, वो एनर्जी को ना इमिट करेगा ना एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन जब वो उस ऑर्बिट से हायर या लोअर में मूव करेगा तो वो एनर्जी को इमिट या एब्जॉर्ब करेगा। और वो एनर्जी का जो डिफरेंस आता है डेल्टा ई, डेल्टा यहां चेंज इन एनर्जी इक्वल टू हायर एनर्जी वैल्यू माइनस लोअर एनर्जी वैल्यू, और वो बराबर होती है एच न्यू के। एच यहां पर हमारे पास जो है वो हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट है, जबकि न्यू जो हमारे पास है ये फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करता है। और इसी तरह इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेंगे जिनका एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो क्वांटाइज्ड होता है, फिक्स होता है, चेंज नहीं होता। और ये mvr इज इक्वल टू NH/2 पाई, n यहां पर वेरी कर रहा है और वो क्या है, क्वांटम नंबर है, यानी कि वो एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करता है। n की वैल्यू अगर 1 होगी तो फर्स्ट एनर्जी लेवल, 2 होगी तो सेकेंड, इसी तरह 3 होगी तो थर्ड, सो ऑन। ये हमारे पास एनर्जी लेवल्स हैं। तो बच्चे आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में हम मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अजीज़ तलबा व तालिबात, चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है वो पहले हम पढ़ेंगे समरी ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू थ्योरीज। प्रीवियस 2 लेक्चर्स में हमने पढ़ा था रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल और नील बोहर का एटॉमिक मॉडल। आज हम उन दोनों के मॉडल्स के दरमियान डिफरेंस को पढ़ेंगे और सेकंड जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो पहले हम डिफरेंस पढ़ते हैं। इससे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमें डिफरेंस समझने में आसानी हो। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में हमने ये पढ़ा था कि एक गोल्ड फॉयल ली, उस पर अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवाई, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन से उन अल्फा पार्टिकल्स का मुताला किया, फिर कुछ ऑब्जर्वेशंस की थी कि एटम जो है बहुत ज़्यादा जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो अनडिफ्लेक्टेडली गुजर जाते हैं उस फॉयल से और स्क्रीन पर जाकर टकराने से चमक पैदा करते हैं। 20,000 में से चंद जो हैं वो बड़े बड़े जावियों पर मुड़ जाते हैं और चंद जो हैं टकराने के बाद बाउंस बैक कर जाते हैं। ये ऑब्जर्वेशन थी। इन ऑब्जर्वेशन से हमने रिजल्ट्स निकाले थे कि हमारे पास ज़्यादा अल्फा पार्टिकल्स का गुजर जाना है, इसका मतलब कि एटम का ज़्यादा वॉल्यूम खाली है, और कुछ का बड़े बड़े जावियों पर मुड़ जाना है, इसका मतलब कि सेंटर में कोई पॉजिटिव चार्ज रखने वाले ज़रात मौजूद हैं, और कुछ का टकरा कर बाउंस बैक हो जाना है, इसका मतलब सेंटर बड़ा डेंस है, हार्ड है। तो इसके बाद हमने ये कहा था कि एटम का सेंटर न्यूक्लियस होता है, इसके गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ये सारा हमने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में पढ़ा। और सबसे अहम बात यह थी कि रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल क्लासिकल थ्योरी की बुनियाद पर पेश किया गया। फिर हमने इसके डिफेक्ट्स पढ़े कि क्लासिकल थ्योरी ये कहती है कि चार्ज पार्टिकल किसी सेंटर के गिर्द रिवॉल्व करेगा तो उसको कंटिन्यूस एनर्जी खारिज करनी चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करने पर कंटिन्यूस एनर्जी खारिज करता है तो इलेक्ट्रॉन को अल्टीमेटली न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए और एटम जो है वो कोलैप्स कर जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एटम एक स्टेबल यूनिट है। दूसरा डिफेक्ट हमने ये पढ़ा था कि अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूस एनर्जी खारिज कर रहा है तो इसको कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम देना चाहिए, लेकिन हकीकत में इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करता है, एटम वो लाइन स्पेक्ट्रम देते हैं। इन डिफेक्ट्स को बुनियाद बनाकर नील बोहर ने मॉडल पेश किया। उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक फिक्स्ड एनर्जी वाले ऑर्बिट्स में
रिवॉल्व करते हैं जिनको एनर्जी लेवल्स कहा गया, और ये इमिट या एब्जॉर्ब एनर्जी सिर्फ उसी सूरत में करेंगे जब ये लोअर से हायर या हायर से लोअर ऑर्बिट में मूव करेंगे। एनर्जी का डिफरेंस h न्यू के इक्वल लिया था, h यहां पर हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट था। फिर उसने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेंगे जिनका एंगुलर मोमेंटम फिक्स होता है, यानी mvr इज इक्वल टू nh/2π, और n यहां पर क्वांटम नंबर था। ये जो बोहर का एटॉमिक मॉडल था ये क्वांटम थ्योरी की बुनियाद पर पेश किया गया। अब आते हैं कि हम इन दोनों थ्योरीज के दरमियान डिफरेंस काफी हद तक हमें वाज़ेह हो गया, लेकिन अब हम इसको बाकायदा हम डिस्कस कर लेते हैं कि रदरफोर्ड की एटॉमिक थ्योरी क्या कह रही है और बोहर की एटॉमिक थ्योरी क्या कह रही है। रदरफोर्ड की एटॉमिक थ्योरी क्लासिकल थ्योरी की बुनियाद पर पेश की गई, जबकि ये क्वांटम थ्योरी को इसने बेस बनाया। ये जो हमारे पास ये कह रहा था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस में, लेकिन इसने एनर्जी लेवल यानी ऑर्बिट्स का तस्वर नहीं दिया, जबकि नील बोहर ने क्या किया था, इसने कहा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के गिर्द, लेकिन फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स में जिनको शेल्स कहा जाता है। उसके बाद इसने ये कहा कि इसने ऑर्बिट्स के बारे में कोई आइडिया नहीं दिया, जबकि इसने ऑर्बिट्स का ये कहा कि ऑर्बिट्स का फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम होता है। इसने कहा कि एटम्स को कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम देना चाहिए, जबकि बोहर ने ये बात साबित की कि एटम क्या है, लाइन स्पेक्ट्रम देता है। इसके मुताबिक यानी रदरफोर्ड के मुताबिक एटम को कोलैप्स कर जाना चाहिए, डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए, जबकि बोहर्स की एटॉमिक थ्योरी ये कहती है कि एटम एग्जिस्ट करता है और एटम एक स्टेबल यूनिट है। ये तो इन दोनों के दरमियान था डिफरेंस कि रदरफोर्ड और जो बोहर की एटॉमिक थ्योरीज थी इनके दरमियान क्या डिफरेंस था। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए बच्चे, हमने इस चैप्टर में एक तरतीब के साथ हमने इस चैप्टर को पढ़ा है। सबसे पहले हमने एटम को एक बुनियादी जरा स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर कहा, फिर हमने इस बात को रद्द करके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरीज पढ़ी। फिर हमने ये जानने की कोशिश की कि ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन है ये एक एटम में किस तरह एग्जिस्ट करते हैं। फिर इसके लिए हमने रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ा और नील बोहर का मॉडल पढ़ा। अब हम जो जानना चाह रहे हैं कि आखिर ये जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं, इनको ये किस तरह रिवॉल्व कर रहे हैं और न्यूक्लियस के गिर्द जो एनर्जी लेवल्स हैं उनकी क्या क्या एनर्जीज है और हम उनको किस नाम से रिप्रेजेंट करेंगे, और इन इलेक्ट्रॉन्स को हम न्यूक्लियस के गिर्द किस तरह तरतीब देंगे। इन तमाम सवालात के जवाब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का असल मकसद क्या है, इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के गिर्द क्या करना, रिवॉल्व करना। ये तरतीब जो है इलेक्ट्रॉन्स की, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इज नाउन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स और शेल्स अकॉर्डिंग टू देयर रिस्पेक्टिव एनर्जीज। आपको पता है कि हमारे पास न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के गिर्द मुख्तलिफ ऑर्बिट्स हैं, शेल्स हैं, हमारे पास एनर्जी लेवल्स हैं। उन एनर्जी लेवल्स की एनर्जी डिफरेंट होती है और इलेक्ट्रॉन उन डिफरेंट एनर्जीज के हिसाब से न्यूक्लियस के गिर्द मदारों में क्या करते हैं, शेल्स में रिवॉल्व करते हैं। अब एनर्जी लेवल्स को हम रिप्रेजेंट करते थे n से, और उसकी वैल्यू है 1 2 3 4 सो ऑन। अगर n की वैल्यू 1 होगी तो उसको हम फर्स्ट एनर्जी लेवल यानी कि के शेल कहेंगे, और इसकी लोएस्ट एनर्जी होती है यानी कि न्यूक्लियस के करीब तरीन जो शेल होता है, एनर्जी लेवल होता है, वो के है। यहां देखिए हमारे पास ये न्यूक्लियस के करीब तरीन है, और जो न्यूक्लियस के करीब तरीन होता है इट मींस दैट इट हैज लोएस्ट एनर्जी। तो के की सबसे कम एनर्जी होती है। अगर n की वैल्यू बेटा 2 होती है तो सेकंड एनर्जी लेवल है जिसको एल शेल कहते हैं, और इसकी एनर्जी के से क्या होती है, ज्यादा होती है। इसी तरह थर्ड एनर्जी लेवल जो है वो m है, इसके लिए n की वैल्यू 3 है और इसकी एनर्जी k और l से क्या होती है, ज्यादा होती है। इसी तरह फोर्थ एनर्जी लेवल जो है वो n शेल है और इसकी एनर्जी के एल एम से क्या होती है, ज्यादा होती है। यहां देखिए हमारे पास न्यूक्लियस है और ये इसके गिर्द एनर्जी लेवल्स हैं। सबसे जो लोएस्ट एनर्जी वाला है वो हमारे पास के है, ये शेल, और उसके बाद एल शेल है, फिर एम है, और उसके बाद क्या है, एन है। इस तरह हम इलेक्ट्रॉन को लोएस्ट एनर्जी से हाईएस्ट एनर्जी में फिल करते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन को हम तरतीब देना चाह रहे हैं तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन लोएस्ट एनर्जी यानी के शेल में, फिर उसके बाद उससे हाईएस्ट एल शेल में, फिर उससे हाईएस्ट एम शेल में, और फिर उससे हाईएस्ट एन शेल में, सो ऑन। इस तरह हम इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, तरतीब देंगे।
आज के लिए इतना ही। ये टॉपिक हमने 2 टॉपिक आज हमने रिवाइज पढ़े हैं, इनको हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने डिफरेंस पढ़ा 2 थ्योरीज में, रदरफोर्ड और बोहर के एटॉमिक मॉडल में, कि ये क्लासिकल थ्योरी और ये क्वांटम थ्योरी की बुनियाद पर पेश किया गया। इसमें इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करता है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करता है, लेकिन क्या है, फिक्स्ड एनर्जी वाले ऑर्बिट्स में। उसके बाद इसने ऑर्बिट्स का कोई तस्वर नहीं दिया, इसने कहा कि ऑर्बिट्स जो होते हैं उनका एंगुलर मोमेंटम फिक्स होता है। इस यानी रदरफोर्ड के मुताबिक कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम देना चाहिए, जबकि बोहर्स एटॉमिक थ्योरी ये कहती है कि इसको लाइन स्पेक्ट्रम देना चाहिए। रदरफोर्ड ये कहते हैं कि मॉडल के मुताबिक एटम को कोलैप्स कर जाना चाहिए, लेकिन बोहर के एटॉमिक मॉडल के मुताबिक ये एग्जिस्ट करता है। फिर हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पढ़ी कि इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस के गिर्द तरतीब किस तरह होती है, और उसके लिए हमने ये कहा कि न्यूक्लियस के गिर्द डिफरेंट एनर्जीज के लेवल्स हैं और उनको इन डिफरेंट एनर्जीज की बुनियाद पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और एनर्जी लेवल्स को एन से रिप्रेजेंट किया, एन की वैल्यू 1 के शेल, एन की वैल्यू 2 एल शेल, 3 एम शेल और 4 एन शेल। तो सबसे लोएस्ट एनर्जी वाला के है, यानी इलेक्ट्रॉन सबसे पहले के में, फिर उससे नेक्स्ट एल में, फिर उससे नेक्स्ट एम में, और फिर उससे नेक्स्ट क्या है, एन में। इस इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम सब शेल्स और इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन को हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, चैप्टर नंबर 2 9th क्लास केमिस्ट्री हम डिस्कस कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पे है, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से पहले प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में पढ़ा, और हमने ये पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस तरह डिस्कवर हुए, और हमने ये भी पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक एटम में किस तरह एग्जिस्ट करते हैं। अब हम ये देखना जा रहे हैं कि एक एटम में न्यूक्लियस के गिर्द जो शेल्स होते हैं, सब शेल्स होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन को किस तरह तरतीब दिया जाता है। शेल्स क्या होते हैं, सब शेल्स क्या होते हैं, शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये सारे सवालात इंशाल्लाह आज हम कवर करेंगे। तो तवज्जो से समझिएगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की सबसे पहले डेफिनेशन क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स की तरतीब है न्यूक्लियस के गिर्द फिक्स्ड एनर्जी वाले शेल्स में, उनकी एनर्जी को बढ़ाते हुए, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जीज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन around the nucleus in different shells and subshells in an increasing order of their energies। यानी कि एनर्जीज को बढ़ाते हुए शेल्स और सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन को हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कहते हैं। अब ये शेल्स और सब शेल्स आखिर होते क्या? न्यूक्लियस के गिर्द बोहर के मुताबिक, बोहर ने अपनी एटॉमिक थ्योरी में ये बात की कि न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फिक्स्ड एनर्जी वाले ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। इन ऑर्बिट्स को एनर्जी लेवल्स कहा गया, और इनको एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। एन मीन एनर्जी लेवल या फिर शेल। तो अब देखें, सबसे फर्स्ट एनर्जी लेवल जो है वो के शेल है, और इसकी एनर्जी सबसे लोएस्ट होती है, यानी न्यूक्लियस के करीब तरीन जो शेल है वो के है, और इसकी एनर्जी सबसे कम होती है। अगर हम इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे तो सबसे पहले हम के शेल में इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। के के बाद जो है वो एल शेल आता है। एल की एनर्जी जो है, एल शेल की एनर्जी के की एनर्जी के शेल से ज्यादा होती है, यानी कि फर्स्ट हम इलेक्ट्रॉन को के शेल में, और के शेल में इलेक्ट्रॉन फिल होने के बाद जो बाकी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एल शेल में जाएंगे, और एल शेल की एनर्जी के शेल से ज्यादा होती है। थर्ड वन जो होता है, थर्ड एनर्जी लेवल या शेल जो होता है, उसको एम शेल कहते हैं, और एम शेल की एनर्जी के और एल शेल से ज्यादा होती है। यानी कि सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉन्स को के शेल में, फिर एल शेल में, और इन दोनों के बाद जो इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे वो हम एम शेल में उनको फिल करेंगे। इसके बाद तो फोर्थ वन है, वो एनर्जी लेवल हमारे पास एन शेल है। एन शेल की एनर्जी एल, के और एम से ज्यादा होती है,
यानी कि आपके पास अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉन K में, फिर L में, फिर M में, और बाकी जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो N शेल में चले जाएंगे। अब सवाल यह पैदा होता है कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आने हैं, यह हमें कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए बेटा यहां पे एक रूल है, 2n square rule, the number of electrons that a shell can accommodate is given by 2n square rule। और यहां n क्या है, शेल का नंबर है। शेल अगर 1 होगा तो n की जगह हम 1 पुट करेंगे। तो देखें n की जगह हम अगर 1 पुट करें, 2 इंटू n की जगह हम 1 पुट कर रहे हैं, 1 का स्क्वायर, और ये आंसर आ जाएगा 2। यानी कि K शेल में आप मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं। 2 के बाद बाकी इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, n के बाद n की वैल्यू अब 2 हो गई, सेकंड शेल आ गया, और n की वैल्यू अगर हम 2 पुट करें, 2 इंटू 2 का स्क्वायर, तो ये आते हैं 8। यानी कि L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इसी तरह बच्चे M शेल में 18 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहां पर अगर हम 3 पुट करें यहां पर n की जगह, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 2s आर 18। और इसी तरह n शेल में 32 एलिमेंट्स आते हैं, यानी कि अगर 4 पुट करें तो 4 का स्क्वायर 16, 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, 32 बन जाता है। इस तरह हमें पता चल गया कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आने, और ये फिक्स है कि मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन के शेल में, मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन और मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन L शेल में, इसी तरह मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन और मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन ये M शेल में, और इसी तरह मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन और मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो N शेल में आएंगे। यानी कि हमें पता चल गया कि एक शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आने। अगर आपके पास फर्ज करें कि 3 इलेक्ट्रॉन वाला एक हमारे पास एलिमेंट है जिसको हम लिथियम कहते हैं, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, तो हमें पता है कि K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, इसमें 2 और फिर 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि K का मैक्सिमम वो कितने अकोमोडेट कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन जो इजाफी होगा वो किस में चला जाएगा, L शेल में चला जाएगा। इस तरह हम इलेक्ट्रॉन्स को शेल में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब बच्चे शेल की मजीद डिवीजन होती है, यानी कि शेल में मजीद अगर उसको फर्दर डिवाइड करें तो हमारे पास सब शेल्स आते हैं। सब शेल्स न्यूक्लियस के गिर्द शेल में वो जगह होती हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने का इम्कान 95% होता है, यानी कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जहां पर होती है, उस एरिया को, उस रीजन को हम सब शेल कहते हैं। और हमारे पास देखें, अ शेल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सब शेल वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स इज मैक्सिमम। और सब शेल्स को हम, ये 4 सब शेल होते हैं, और इनको हम क्या करते हैं, स्मॉल s, स्मॉल p, स्मॉल d और स्मॉल f से हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। और बच्चे इनमें भी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फिक्स हैं, यानी कि s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6, d में 10 और f में 14। असल में होता क्या है कि असल में एक टर्म होती है ऑर्बिट। ऑर्बिट वो स्पेस होती है, वो रीजन होता है जिसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्युपाई कर सकते हैं, यानी कि एक ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एस में सिर्फ एक ऑर्बिट होता है और इसकी शेप जो होती है बेटा स्फेरिकल होती है। पी जो होता है इसके 3 ऑर्बिट्स होते हैं, और इसके एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में ये इसके 3 लूप्स बनते हैं डंबल शेप के, और इस वजह से इसमें एक ऑर्बिट में 2 और इसमें 3 ऑर्बिट होते हैं, तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन। डी में इसी तरह 5 ऑर्बिट होते हैं, और उसमें एक ऑर्बिट में 2 और 5 में फिर कितने हो गए, 10। और एफ में 7 ऑर्बिट होते हैं, एक में 2 और 7 में फिर कितने हो गए, 14। इस तरह एस, पी, डी और एफ में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद फिक्स है, जिस तरह इलेक्ट्रॉन की तादाद हमारे पास क्या है, शेल्स में फिक्स है। एस फॉर शॉर्ट, पी फॉर प्रिंसिपल, डी फॉर डिफ्यूज, एफ फॉर फंडामेंटल, ये इनके लफ्जी मतलब हैं, यानी जिनसे ये डिराइव किए गए ये वर्ड्स, एस, पी, डी और एफ। तो इस तरह हमारे पास अब आ गया शेल्स, और शेल्स की फर्दर डिवीजन हमारे पास क्या आ गई, सब शेल। अब एक शेल में कितने सब शेल होंगे और कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसके लिए हमने ये टेबल बनाया कि अगर आपके पास n की वैल्यू 1 हो, यानी कि हमारे पास फर्स्ट एनर्जी लेवल, फर्स्ट शेल होगा, और वो क्या होगा K, और K में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, और इसमें फिर सब शेल कौन सा होगा, S। इसी तरह अगर n की वैल्यू 2 हो जाए तो उसमें क्या होता है, वो L शेल आ गया और उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और उसमें सब शेल होंगे S और P। इसी तरह अगर n की वैल्यू 3 हो जाती है बच्चे, तो हमारे पास क्या आ जाता है, M शेल आ जाता है, और इसमें 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो इसमें सब शेल आ जाएंगे S,
पी डी। उसके बाद अगर n की वैल्यू 4 हो जाती है तो हमारे पास सब शेल जो शेल आ जाता है वो n है, इलेक्ट्रॉन आपको पता है 32 आएंगे, और इसमें जो सब शेल आएंगे वो s, p, d और f आएंगे। तो इस तरह हमें पता चल गया कि एक एटम के न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन्स को हमने शेल्स और सब शेल्स में किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है, और इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक एटम की लिख सकते हैं, उसके रिलेटेड हम कुछ ट्रिक्स भी पढ़ेंगे, इजी वे में हम इसको किस तरह रिमेंबर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, हम इस टॉपिक को रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी है, चैप्टर 2 हम डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है कि इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के गिर्द तरतीब देना, और आपको पता है कि बोहर ने यह कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस होते हैं उसके गिर्द जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं वो फिक्स्ड एनर्जी वाले ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, उनको एनर्जी लेवल्स या शेल्स कहते हैं। उसको n से रिप्रेजेंट करते हैं। n की वैल्यू अगर 1 होगी तो उसको k शेल कहा गया, अगर 2 होगी तो उसको l शेल कहा गया, 3 होगी तो m शेल कहा गया, 4 होगी तो n शेल कहा गया। अब एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं उसके लिए हमने ये रूल पढ़ा 2n²। n यहां पर हमारे पास नंबर शेल का नंबर है, 1 होगा तो 1 पुट करेंगे, 2, 3, 4, तो हमने पुट करके वैल्यूज देखी तो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए कि एक शेल कितने इलेक्ट्रॉन्स को मैक्सिमम ऑक्युपाई कर सकता है। तो हमने देखा कि k शेल 2 इलेक्ट्रॉन, l शेल 8, m 18 और n जो है वो 32 इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्युपाई कर सकता है। उसके बाद हमने देखा कि एक शेल मजीद सब शेल्स में डिवाइड हो रहा है, और सब शेल 4 है हमारे पास है, जिसमें s है, p है, d है और f है, शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज और फंडामेंटल। इसमें s में हमें पता है कि फिक्स इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि s में एक ऑर्बिट होता है और एक ऑर्बिट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्युपाई कर सकता है। तो s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 3 ऑर्बिट यानी 6 इलेक्ट्रॉन, d में 5 ऑर्बिट होते हैं और यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन, और f में 7 ऑर्बिट होते हैं यानी कि 14 इलेक्ट्रॉन्स। फिर हमने एक टेबल डिस्कस किया कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे और कौन कौन से सब शेल्स आएंगे, तो ये टेबल हमने डिस्कस किया। आज के लिए इतना ही बच्चे, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, चैप्टर नंबर 2 9th क्लास केमिस्ट्री हम डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के गिर्द किस तरह तरतीब देते हैं, शेल्स और सब शेल्स क्या होते हैं, एक शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और सब शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, किस शेल में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को हम फिल करेंगे और किस शेल में कितने सब शेल होंगे, ये सारी बातें हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की हैं। आज हम कुछ ट्रिक्स पढ़ेंगे कि आप विद इन 20 सेकेंड, 30 सेकेंड्स और 50 सेकेंड्स आप किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को किस तरह लिख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि हम किस तरह, वो ट्रिक्स क्या हैं, किस तरह हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इजीली लिख सकते हैं। तो सबसे पहली ट्रिक है कि आप सब शेल्स को लिख लें। आपको पता है कि 4 सब शेल्स होते हैं, S, P, D और F। S का नंबर 1 है, P 2, 3, 4, नंबरिंग हमने दे दी 1, 2, 3, 4। और आपको पता है S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6, D में 10 और F में 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब करना क्या है कि मैं यहां पर S को फर्स्ट कर लेता हूं कि S जो है वो स्कूल है, और P जो है ये पब्लिक, D जो है ये डिविजनल और F जो है ये फेडरल को रिप्रेजेंट करेगा। तो सबसे पहले स्कूल, स्कूल, पब्लिक, स्कूल, पब्लिक, स्कूल, डिविजनल, पब्लिक, स्कूल, डिविजनल, पब्लिक, स्कूल, और एंड में हमारे पास आ गया फेडरल, डिविजनल, पब्लिक, स्कूल, फेडरल, डिविजनल, पब्लिक, स्कूल।
बच्चे हमने सबको डबल डबल लिख लिया, एस को भी 2 बार, यानी स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, डिविजनल पब्लिक स्कूल डिविजनल पब्लिक स्कूल, फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल। ये हमारे पास फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल है। ये अब करेंगे क्या, देखिए एस की नंबरिंग कहां से स्टार्ट हो रही है, 1 से, तो आप एस की नंबरिंग 1 से स्टार्ट करें। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। पी की नंबरिंग कहां से देखें स्टार्ट हो रही है, पी की नंबरिंग 2 से स्टार्ट हो रही है। 2 3 4 5 6 7 और डी की नंबरिंग कहां से स्टार्ट हो रही है, 3 से, तो 3 से स्टार्ट करेंगे। 3 4 5 6 और एफ की नंबरिंग कहां से स्टार्ट होती है, 4 से, तो ये 4 और ये आ गई 5। अब ये आपके पास एक बन गई है तरतीब, आप इससे किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास है जिंक Zn, Zn का एटॉमिक नंबर बच्चे 30 होते हैं, यानी इसमें 30 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। याद रखिएगा कि किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए आपको 3 चीजों का पता होना जरूरी है। नंबर 1 उसका एटॉमिक नंबर, यानी कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। नंबर 2 आपको यह पता होना चाहिए कि शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं और किस शेल में कौन से सब शेल आते हैं। और नंबर 3 आपको पता होना चाहिए किस सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, यानी एस में 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। अब देखें तरतीब से बच्चे लिखना शुरू कर दें, जहां पे आपके 30 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाते हैं वहां पर हम उसको रोक देंगे और वो जिंक की हमारे पास क्या होगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो देखते हैं जी, हमारे पास 1s, अब मैंने नीचे लिखा हुआ है 1s, यानी s में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम अकोमोडेट होंगे, 2, तो ये 2 1s2। उसके बाद क्या आ रहा है 2s, तो ये 2s और इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन 2। उसके बाद क्या आ रहा है 2p, और p में आपको पता है कितने इलेक्ट्रॉन 6, तो 2p 6 हो गया। उसके बाद क्या आ रहा है 3s और ये 3s में भी कितने इलेक्ट्रॉन 2, और उसके बाद क्या आ रहा है 3p, p में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, गिनते भी जाएं 2 4 4 और 6 10 10 और 2 12 12 और 6 18। उसके बाद कितने 4s में भी कितने इलेक्ट्रॉन बचे 2। उसके बाद क्या आ रहा है 3d। अब देखें 2 2 4 4 6 10 10 और 2 12 6 18 और 2 20 और ये आ गए 10 इलेक्ट्रॉन डी में। इस तरह हमारे पास क्या आ गया, जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। इसी तरह बच्चे आप देखें आपके पास सोडियम है, एटॉमिक नंबर उसका क्या है 11 है, और इसमें भी क्या है जी 1s2। उसके बाद क्या आ रहा है 2s2, ये 2s। उसके बाद 2p6, देखिए 10 हो गए, और 3s। अब हमारे पास बाकी एक इलेक्ट्रॉन बचा है, तो आपको पता है कि s में मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ गई, सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई। इसी तरह आप किसी भी एलिमेंट की, जैसे आर्गॉन है इसका 18 होता है, तो आप देखिए 1s का 2 ये, उसके बाद 2s2, उसके बाद 2p6, उसके बाद 3s2 और उसके बाद 3p6। देखिए 6 और 2 8, 8 और 10 18 पूरे हो गए। तो इस तरह ये हमारे पास क्या आ गई, आर्गॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई। इस तरीके से आप विद इन 30 सेकेंड आप किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। अब दूसरी ट्रिक क्या है, वो भी बहुत आसान है, उसको भी हम देख लेते हैं कि आप क्या करें। आपको पता है 4 सब शेल्स होते हैं, S P D और F। हम लिख लेते हैं 4 सब शेल्स, S P D और ये F। अब ऊपर भी इससे कम करते जाएं और नीचे भी, मतलब S P और D, फिर S P और इधर S। इसी तरह इधर भी S P D और S P और ये S। नंबरिंग बेटा ऊपर से स्टार्ट कर ले, यानी कि ये 1, ये 2, तो ये भी 2, ये 3, ये भी 3 और ये भी 3, ये 4, ये भी 4, ये भी 4 और ये भी 4, 5 5 5 6 6 और ये 7। तो यहां से आप क्या करें, अब
यहां से एरो लगाते जाएं, एरो ऊपर से इस तरह 1s2 2s2 और ये 2p, ये देखें इस तरह, उसके बाद यहां ये उसके बाद ये और ये इसी तरह, और ये हमारे पास यानी 1s2 2s2 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p और ये 7s। तरतीब वही है कि s में मैक्सिमम आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन, p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, d में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन और f में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तरतीब यहाँ से आपने स्टार्ट करना है और किसी भी एलिमेंट की आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास है नियॉन और इसका एटॉमिक नंबर 10 होता है। यहाँ से देखें 1s2, उसके बाद क्या आ रहा है 2s2 और उसके बाद क्या आ रहा है 2p6। ये देखें p में 6 होते हैं तो 2 2 4 और ये 6 10 हो गए। इस तरह मैग्नीशियम है आपके पास बच्चे, मैग्नीशियम का 12 होता है तो उसका भी लिख सकते हैं 1s2, उसके बाद क्या आ रहा है 2s2, उसके बाद क्या आ रहा है 2p6 और उसके बाद क्या आ रहा है p के बाद 3s आ रहा है यानी 3s में 2 आ जाएंगे। इस तरह आप किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इजी वे में लिख सकते हैं। ये जो टेबल बनाना, ये जो हमारे पास ये ट्रिक है या ये ट्रिक है, ये विदिन आप 30 सेकंड 40 सेकंड आप प्रैक्टिस से आप इसको बना सकते हैं और इसके बाद आप किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख सकते हैं। तो ये आपकी एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि वो पूछते हैं कि सोडियम की, पोटाशियम की, एल्युमिनियम की, किसी भी एलिमेंट की, आपकी 9th क्लास में तो 18 एलिमेंट्स तक वो पूछते हैं और इसके अलावा फर्स्ट ईयर में भी ये चैप्टर नंबर 5 में है तो वहाँ भी ये आप ट्रिक को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही बच्चे, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो काइंडली लाइक कर दीजिए करें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, चैप्टर नंबर 2 9th क्लास केमिस्ट्री हम डिस्कस कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक आइसोटोप्स है। इससे पहले हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को डिस्कस किया था और इसमें हमने ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस के गिर्द मदारों में किस तरह तरतीब देना है, शेल्स और सब शेल्स क्या होते हैं और एक शेल कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का अकोमोडेट कर सकता है और इलेक्ट्रॉन को शेल्स और सब शेल्स में तरतीब देने की मुख्तलिफ ट्रिक्स भी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस की थी। आज का हमारा टॉपिक आइसोटोप्स का है। आइसोटोप्स एक ग्रीक रूट है, आइसोस एंड टोपोस। ये इसका मतलब है सेम प्लेस, यानी कि आइसोटोप्स जो थे पहले ये था कि एटॉमिक मास की टर्म इंट्रोड्यूस हुई थी और बाद में एच मोज़ले ने 1913 में एटॉमिक नंबर की टर्म को इंट्रोड्यूस करवाया, जिसमें यह कहा था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास और मास नंबर। तो पहले मास नंबर की बुनियाद पर पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया तो वहाँ पर आइसोटोप्स की पोजीशन के बारे में कुछ नहीं बताया गया। तो आइसोटोप्स असल में पीरियोडिक टेबल में सेम पोजीशन रखते हैं क्योंकि पीरियोडिक टेबल यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास की बजाय एटॉमिक नंबर पर तरतीब दिया गया। अब आते हैं कि आइसोटोप्स होते क्या हैं। देखिए बेटा, एक ही एलिमेंट के मुख्तलिफ एटम्स होते हैं जिनका मास मुख्तलिफ होता है लेकिन उनका एटॉमिक नंबर यानी रिप्रेजेंटेशन नंबर एक जैसा होता है। तो उन एटम्स को जिनका मास मुख्तलिफ, एटॉमिक नंबर एक जैसा, उन एटम्स को हम उस एलिमेंट के आइसोटोप्स कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या होगी? द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट दैट हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर।
यानी कि एक ही एलिमेंट के वो एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम है, मैस नंबर मुख्तलिफ है। देखिए बेटा, एटॉमिक नंबर है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड मैस नंबर है सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो इससे हम आसानी से समझ सकते हैं कि किसी भी एलिमेंट के एटम्स में प्रोटॉन की तादाद चेंज नहीं हो रही। अब चेंज क्या हो रहा है, उसमें मौजूद न्यूट्रॉन्स की तादाद तब्दील हो रही है। अब आपको पता है कि हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पढ़ी, उसमें हमने इलेक्ट्रॉन्स को तरतीब देने के लिए पहली शर्त यह रखी थी कि हमें एटॉमिक नंबर पता हो, यानी कि हमें पता हो कि इसमें कितने प्रोटॉन हैं और अल्टीमेटली उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एटॉमिक नंबर आइसोटोप्स का सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, सो दे हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एंड सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती है और केमिकल प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पर। इस तरह अगर किसी एलिमेंट के एटम्स का एटॉमिक नंबर सेम होगा तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम होगी, यानी कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी, चेंज नहीं होंगी। अब आते हैं मैस नंबर। मैस नंबर न्यूट्रॉन्स की तादाद की वजह से चेंज हो रहा है, और न्यूट्रॉन्स जो हैं ये फिजिकल प्रॉपर्टीज के चेंज होने की वजह बनते हैं, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज मैस नंबर पर डिपेंड करती हैं, और मैस नंबर चेंज होगा तो फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, चेंज होंगी। इट मींस दैट आइसोटोप्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सो दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि आइसोटोप्स क्या हैं, वो एक ही एलिमेंट के वो एटम्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर एक जैसा, मैस नंबर मुख्तलिफ है, इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, न्यूट्रॉन्स इनमें डिफरेंट होते हैं, तो यानी इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। अब आते हैं बेटा हम एग्जाम्पल की तरफ। तो सबसे पहली एग्जाम्पल हमारे पास आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के एक एलिमेंट है और इसके 3 एटम्स ऐसे हैं जिनका मैस नंबर मुख्तलिफ है, यानी कि हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर बेटा इसका 1 होता है और इसका मैस नंबर 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, जिसको हमने प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम के नाम से हमने लिखा हुआ है। तो यहां देखिए कि प्रोटॉन सब में सेम है, इसमें भी 1 प्रोटॉन है, इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 प्रोटॉन है, लेकिन यहां देखिए 0 न्यूट्रॉन, कोई न्यूट्रॉन नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो एटॉमिक मास होता है वो ए से रिप्रेजेंट करते हैं और वो होता है Z+N, और Z यहां हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं और N हमारे पास क्या होता है, न्यूट्रॉन्स की तादाद होती है। यहां देखिए इसका टोटल एटॉमिक नंबर भी 1 है, एटॉमिक मास भी 1 है, और किसी भी एलिमेंट के हमारे पास लेफ्ट अब लोअर पार्ट होता है उसमें हम Z यानी एटॉमिक नंबर लिखते हैं, और लेफ्ट जो अपर पार्ट होते हैं उसमें हम एटॉमिक मास लिखते हैं। तो यहां देखिए 1 और 1, यानी कि इसमें एक प्रोटॉन है और कोई न्यूट्रॉन नहीं है। 1 और 2 H12, यानी कि इसमें 1 न्यूट्रॉन है और 1 प्रोटॉन है, इसको ड्यूट्रियम कहते हैं, और ये हैवी वाटर की प्रिपरेशन में भी इस्तेमाल होता है, D2O हैवी वाटर को कहते हैं। अच्छा जी, 1 3, यानी इसमें एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है। तो आइसोटोप्स हाइड्रोजन के 3 होते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम, H11, 1 2 और 1 3। अब आ जाते हैं कार्बन। कार्बन में बेटा एटॉमिक नंबर इसका 6 होता है, इसका मतलब इसमें 6 प्रोटॉन होते हैं। अब इसके 3 आइसोटोप्स हैं, 6 12, 6 13 और 6 14, यानी 6 12, 6 13 और 6 14। 6 12 का मतलब है कि इसमें 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है। देखिए यहाँ पर प्रोटॉन सब में 6 6 इक्वल है, जबकि न्यूट्रॉन इसमें 6 है, इसमें 7 और इसमें 8 है। तो कार्बन 6 12, 6 13 और 6 14 है। जो 6 12 है ये अकेला जो है ये 98.9% पाया जाता है और 1.1% ये दोनों पाए जाते हैं। और जो हमारे पास कार्बन 14 है ये बेटा रेडियो एक्टिव है, और इसको हम फॉसिल फ्यूल्स यानी कि बहुत पुराने दरख्त होते हैं, हड्डियां होती हैं, उनकी उम्र का अंदाजा लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हम इनकी एप्लीकेशंस में इसको पढ़ेंगे भी। अच्छा जी, तो कार्बन के आइसोटोप्स 3 होते हैं, 6 12, 6 13 और 6 14। इसमें देखिए प्रोटॉन सेम है, न्यूट्रॉन्स चेंज हो रहे हैं, 6 7 और 8 इसमें न्यूट्रॉन्स हैं, तो इस वजह से इनका मास नंबर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब आ जाते हैं आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन।
क्लोरीन के बेटा 2 आइसोटोप्स होते हैं, 17 इसका एटॉमिक नंबर होता है और 1735 और 1737 यानी 1735 और 1737 यानी कि इसमें 17 प्रोटॉन होते हैं और एक में यानी 1735 वाले में 18 न्यूट्रॉन होते हैं और 1737 वाले में 20 न्यूट्रॉन होते हैं, यानी कि इसमें न्यूट्रॉन्स की जो तादाद है वो देखिए चेंज हो रही है, प्रोटॉन्स सेम है दोनों में। अब आ जाते हैं लास्ट वन, हमारे पास आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम है। यूरेनियम का बेटा एटॉमिक नंबर 92 होता है, यानी इसमें 92 प्रोटॉन्स होंगे और इसमें जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो 92 to 34 है, यानी 92 है, इसमें 142 न्यूट्रॉन्स होते हैं और 92 है, इसमें 143 न्यूट्रॉन्स होते हैं और 92 है और इसमें 146 न्यूट्रॉन्स होते हैं। यानी देखें कि इन सब में न्यूट्रॉन्स की जो तादाद है वो वेरी कर रही है, जिसकी वजह से इनका मास नंबर चेंज हो रहा है और जिसकी वजह से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो रही है, चेंज हो रही है। जबकि इनकी पीरियोडिक टेबल में पोजीशन हाइड्रोजन की सेम है, फिक्स है, एक है और इसी तरह जो क्लोरीन है, कार्बन है, यूरेनियम है, सबकी जो पीरियोडिक टेबल में पोजीशन है वो सेम है। इसी वजह से इनको आइसोस और टोपोस मतलब सेम पोजीशन, इस वर्ड से आइसोटोप्स निकला है कि ये इनकी पीरियोडिक टेबल में सेम पोजीशन है, इस वजह से इनको आइसोटोप्स कहते हैं। तो ये हमारे पास यूरेनियम था और ये आज का हमारा टॉपिक था जिसमें हमने आइसोटोप्स को डिस्कस किया कि एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, एक ही एलिमेंट है बेटा, एक एलिमेंट है, उसके डिफरेंट एटम्स हैं जिनके मास डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर यानी उनकी रिप्रेजेंटेशन सेम है, तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज बेटा न्यूट्रॉन यानी मास नंबर पर डिपेंड करती है जो चेंज हो रहा है, इस वजह से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। जबकि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पर, वो सेम होती है। इसी तरह बेटा हमने इनकी एग्जांपल्स पढ़ी, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स, कार्बन के 3, क्लोरीन के 2 और यूरेनियम के 3 आइसोटोप्स होते हैं। इन सब में हमने देखा कि प्रोटॉन की तादाद सेम रह रही है लेकिन न्यूट्रॉन्स की तादाद क्या हो रही है, चेंज हो रही है। जो यूरेनियम 238 है वो 99% नेचर में पाए जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।